मदर ऑफ लर्निंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक्सपेरिमेंटेशन खत्म और एग्जीक्यूशन शुरू होता है। चैप्टर 20 और 21 में जोरियन सिर्फ सीख नहीं रहा, वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना शुरू कर चुका है। अब लूप उसके लिए क्यूरियोसिटी नहीं है, वो एक बैटलफील्ड है। इन चैप्टर्स में जोरियन की प्लानिंग और बोल्ड हो जाती है, रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स सटली शिफ्ट होती है और पहली बार फ्यूचर का इम्पैक्ट साफ दिखाई देने लगता है। ये वो स्टेज है जहां कहानी स्मार्ट फैंटेसी से उठकर स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन बन जाती है। अगर अब तक आपको लगा था कि स्टेक्स धीरे बढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 2021 में आपको महसूस होगा कि गेम अब सीरियस हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं मदर ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पार्ट 11, चैप्टर 20 एंड 21। जोरियन को मंदिर पसंद नहीं थे। इसका एक हिस्सा बचपन के उसके खराब अनुभवों की वजह से था, लेकिन ज्यादातर उसकी उन पादरियों की श्रद्धा को समझने में असमर्थता की वजह से था जिसके साथ वे उन लुप्त हो चुके देवताओं के बारे में बात करते थे जिनकी उन्हें पूजा करनी चाहिए थी। देवताओं के युग के बारे में उसने जो भी कहानी पढ़ी या सुनी थी, उसने दिव्य शक्तियों को विशाल दुष्टों जैसा दिखाया था। तो कोई उन्हें वापस क्यों चाहेगा? कोई भी उसे इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, और उसके माता पिता भी नहीं, जो केवल तभी तक धार्मिक थे जब तक पड़ोसी देख रहे होते थे। जिस मंदिर के सामने वो इस समय खड़ा था, उसने उस बेचैनी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। सायोरिया के बाहरी इलाके में स्थित ये बड़ी गुंबद जैसी इमारत जोरियन के पहले देखे गए किसी भी अन्य मंदिर से बड़ी और कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी, बावजूद इसके कि इसे सायोरिया के छोटे मंदिरों में से एक बताया गया था। फिर भी एरेनिया मैट्रियार्क ने दावा किया था कि इस मंदिर में शहर का सबसे अच्छा मानव भविष्य बताने वाला रहता है, इसलिए मिशन को पूरा करने के लिए उसे अपनी बेचैनी को एक तरफ रखना होगा। वो हिचकिचाते हुए उन भारी लकड़ी के दरवाजों की ओर बढ़ा जो मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते थे, और सावधानी से उन विशाल पत्थर के फरिश्तों को देखा जो दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे। सजीव और गंभीर चेहरे वाले वे फरिश्ते उसके पास आने पर उसे नीचे की ओर देखते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे वे उसका न्याय कर रहे हों और उसे कमतर पा रहे हों। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जोरियन उन मूर्तियों को लेकर अपनी बेचैनी को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सका, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि वे रक्षक गोले में या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा प्रणाली थी। वो दरवाजा खोलने और अंदर जाने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर खुदी हुई तस्वीरों की एक श्रृंखला देखी और उनका अध्ययन करने के लिए रुका। हालांकि दरवाजे पर की गई नक्काशी काफी कलात्मक और बिखरी हुई थी, उसने तुरंत पहचान लिया कि वे किस बारे में थी। उन्होंने एक कच्ची कॉमिक का रूप बना लिया था, जिसमें एक जानी पहचानी कहानी दिखाई गई थी कि आइकोसियंस के अनुसार दुनिया का निर्माण कैसे हुआ था। आइकोसियंस के अनुसार दुनिया मूल रूप से एक घूमता हुआ आकारहीन अराजकता थी, जिसमें केवल 7 आदिम ड्रैगन रहते थे। एक दिन देवता अस्तित्व के उच्च स्तरों से नीचे आए और उनमें से एक को छोड़कर सभी को मार डाला। इस आखिरी ड्रैगन को उन्होंने भौतिक दुनिया के रूप में बदल दिया, जिसमें अब मनुष्य रहते हैं। उसके शरीर को मिट्टी और पत्थर में, उसके खून को पानी में, उसकी सांस को हवा में और उसकी आग को जादू में बदल दिया। दुनिया की सतह के नीचे फैली सुरंगों का विशाल नेटवर्क ड्रैगन वेन्स हैं, जो अब उस खून से खाली हैं जिसे समुद्रों में बदल दिया गया था, लेकिन फिर भी हार्ट ऑफ द वर्ल्ड से निकलने वाले जादू से भरी हुई हैं। वो आदिम ड्रैगन का आग जैसा अभी भी धड़कता हुआ दिल है जो कहीं गहरे भूमिगत विश्राम कर रहा है। अपनी नियति से संतुष्ट होने के बजाय ड्रैगन बिलो अभी भी अपने बंधनों के खिलाफ क्रोधित है, जिससे ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेती हैं। स्वयं देवताओं के खिलाफ जवाबी हमला करने में असमर्थ ड्रैगन अपना गुस्सा उनकी पसंदीदा रचनाओं मनुष्यों पर अपने दिल का उपयोग करके निकालती है, जो एकमात्र ऐसी चीज है जिसे देवताओं ने उससे छीनना उचित नहीं समझा। इसके टुकड़े मुख्य हिस्से से लगातार गिरते रहते हैं और जब भी वे जमीन से टकराते हैं, भयानक राक्षसों को जन्म देते हैं, जिस बिंदु पर उक्त राक्षस मानव जाति को आतंकित करने के लिए सतह पर अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। और इसी तरह जोरियन को नहीं लगता था कि पुरानी कहानी में बहुत सच्चाई है, लेकिन अगर कोई इसे इसके अंकित मूल्य पर ले तो ये पूरी चीज काफी भयावह थी। इस तरह के देवताओं के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि देवताओं के गायब होने के बाद पैदा हुए नए धर्मों के कारण ओल्ड फेथ्स लगातार अपने अनुयायियों को खो रहे थे। क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ, नौजवान? जोरियन अपने विचारों से बाहर आया और उस आदमी की ओर देखा जिसने उससे बात की थी। उसके सामने पादरी की पोशाक में एक युवा हरे बालों वाला आदमी था। उस आदमी की आरामदायक मुद्रा और मिलनसार मुस्कान ने जोरियन को सहज महसूस किया, लेकिन वो हरे बालों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका।
जहाँ तक जोरियन को पता था, केवल हाउस रीड के सदस्यों के प्राकृतिक रूप से हरे बाल होते हैं और उनमें से किसी का पादरी बनना चरित्र के विपरीत लगता था। वे विशेष घराना अपराध सिंडिकेट्स के साथ अपने संबंधों के लिए कुख्यात था। शायद आमतौर पर मंदिर धर्म भीरू मिलनसार प्रकार के लोगों से भरा होता है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। शायद, जोरियन ने माना। मैं जोरियन काजिंस्की हूँ, प्रशिक्षण ले रहा एक मेज। मैं सोच रहा था कि क्या पादरी कायले आसपास हैं और मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं। और आपको चिंता में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत देर तक प्रवेश द्वार को घूर रहा था। जूनियर प्रीस्ट बटाक, उस आदमी ने अपना परिचय दिया। और चिंता मत करो, बहुत से लोग फाटकों से डरते हैं, इसीलिए मुझे नवागंतुकों का व्यक्तिगत रूप से इस तरह स्वागत करना पसंद है। जहाँ तक कायले की बात है, अभी वो एक अनुष्ठान के बीच में है, लेकिन अगर आप 1 घंटा इंतजार करने को तैयार हैं, तो मुझे यकीन है कि वे आपकी बात सुनकर खुश होंगी। जरूर, जोरियन ने माना। सच कहूँ तो ये उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। उसे आधी उम्मीद थी कि वो आदमी उसे मुख्य पादरी से मिलने देने से पहले किसी तरह की धार्मिक परीक्षा से गुजारेगा। 1 या 2 घंटे इंतजार करना वास्तव में एक छोटी सी कीमत थी। तो सब क्या मुझे बाद में वापस आना चाहिए या बिल्कुल नहीं? आदमी ने उपहास किया। अंदर आओ और जब तक हम इंतजार करते हैं, मैं हमारे लिए कुछ पीने को बनाऊंगा। बदलाव के लिए किसी नए व्यक्ति से गपशप करना अच्छा होगा। इन दिनों यहाँ बहुत कम आगंतुक आते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी एक परीक्षा के अधीन हो सकता है। बस ये परीक्षा किसी स्पष्ट चीज के बजाय एक अनौपचारिक बातचीत के रूप में होगी। क्या काम मंदा है? जोरियन ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया पूछा। अंदर का वातावरण सुखद रूप से ठंडा और काफी अंधेरा था, जहां कई ऊंचे रंग बिरंगे कांच की खिड़कियों से बहुरंगी रोशनी की किरणें नीचे आ रही थीं और साथ ही मंदिर पूरी तरह से खाली था। वे भीड़ की कमी के लिए आभारी थे, लेकिन एक मंदिर को इस तरह पूरी तरह सुनसान देखना असामान्य था। काश ऐसा होता, बटाक ने आह भरी। वो जोरियन को लकड़ी की बेंचों की कतारों के बीच से ले गया, जो मंदिर के मुख्य हॉल में भरी हुई थी। उसके कदमों की आवाज उसके पीछे गूंज रही थी। द वीपिंग के बाद का समय इस जगह के लिए दयालु नहीं रहा है। आपका क्या मतलब है? जोरियन ने पूछा। द वीपिंग का इस जगह से क्या लेना देना है? बटाक ने भारी आह भरने से पहले उसे एक परखती नजर दी। हालांकि देवता खामोश हो गए हैं, लेकिन पादरी वर्ग कभी भी पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं रहा है। ज्यादातर पादरियों के पास जादू का कुछ हुनर होता है और उच्च पद वाले लोग आमतौर पर फरिश्तों और छोटी आत्मिक निकायों की सहायता ले सकते हैं। लेकिन हमारे अधिकार का असली दावा उन विभिन्न छिपे हुए रहस्यों से आया जो देवताओं के अज्ञात प्रस्थान के पहले हमें सौंपे गए थे। समय के साथ उनमें से बहुत से चोरी हो गए या अन्यथा खो गए, लेकिन एक चीज जिसमें हम हमेशा बेजोर थे वो थी चिकित्सा कलाएं। इसलिए जब वीपिंग प्लेग जंगल की आग की तरह चारों ओर फैलने लगा, तो हमसे इसके बारे में कुछ करने की उम्मीद की गई थी। अफसोस कि हम इसके खिलाफ उतने ही शक्तिहीन थे जितना कोई और। संक्रमित लोगों के साथ हमारे घनिष्ठ संपर्क का परिणाम जल्दी ही हमारे रैंक्स के भीतर भारी हताहतों के रूप में सामने आया। योग्य पादरियों की आगामी कमी के साथ इस तरह के बाहरी मंदिरों को विश्वासियों और होली ट्रायम्विरेट द्वारा लगभग छोड़ दिया गया था। जोरियन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर के भीतर उसे क्षय का कोई सबूत नहीं मिला। मंदिर साफ और अक्षुण्ण था, और वेदी जो सफेद संगमरमर से बनी थी और रेशम या किसी अन्य महंगे कपड़े से बनी थी, व्यावहारिक रूप से बिल्कुल नई थी। पूरी इमारत में कई पत्थर की मूर्तियां बिखरी हुई थीं, जो दीवारों या खंभों में सहजता से मिली हुई थीं, और ज्यादातर बिना सजावट की जगह लकड़ी के पैनलों द्वारा ली गई थी, जिनकी सतह पर विभिन्न धार्मिक चित्र खुदे हुए थे, मुख्य दरवाजों की तरह ही। संक्षेप में, सिरिन जैसे ग्रामीण मंदिरों के मानकों के अनुसार ये एक बेतुकी शानदार इमारत थी और बेहतर ढंग से रखरखाव किया गया था। जोरियन ये पूछने में लगभग डरा हुआ था कि सायोरिया का मुख्य मंदिर कैसा दिखता होगा यदि इसे चालू रखने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं माना गया था। बटाक उसे वेदी के बगल में एक छोटे मामूली दरवाजे की ओर ले गया और उसे एक अनौपचारिक सेटिंग में ले गया। एक शास्त्रीय दफ्तर होने के बजाय ये रसोई और लिविंग रूम का संयोजन था, जो मुख्य मंदिर की तुलना में कहीं ज्यादा अस्त व्यस्त था। बटाक ने तुरंत चाय बनानी शुरू कर दी और उस पर सवालों की बौछार कर दी। सवाल काफी मानक थे। वो कौन था, उसने क्या किया, वो कहाँ से था, उसका परिवार कौन था, उस तरह की चीजें। इसलिए जोरियन ने ईमानदारी से उनका जवाब देने में सहज महसूस किया। हैरानी की बात यह थी कि बटाक ने उससे उसकी धार्मिकता के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा, जिसके लिए जोरियन खुश था। जोरियन ने बदले में बटाक और कायले के बारे में कुछ सवाल पूछे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अगर मंदिर छोड़ दिया गया था तो वे यहाँ क्या कर रहे थे। बटाक उसे जानकारी देने के लिए बहुत खुश था।
जाहिर तौर पर चर्च नेतृत्व मंदिर को ध्वस्त करने या उससे भी बुरा उसे लुटेरों और प्रकृति के भरोसे छोड़ने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। जोरियन की राय में ये पूरी तरह से समझने योग्य भावना थी। न केवल ऐसी शानदार इमारत को विस्मृति के हवाले करना शर्म की बात होती, बल्कि ये चर्च की ओर से कमजोरी की एक स्पष्ट स्वीकृति भी होती। अंत में बटाक और कायले को मंदिर में नियुक्त किया गया था, स्पष्ट रूप से मंदिर को चलाने के लिए, लेकिन वास्तव में उसे प्रस्तुत योग्य रखने और चोरों और अवैध निवासियों को दूर रखने के लिए। अंत में अपनी चाय का प्याला खत्म करने के बाद बटाक ने आखिरकार ये निर्णय लिया कि उसने इस मुद्दे के इर्द गिर्द काफी बातें कर ली हैं। तो मिस्टर काजिंस्की, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या आप मंदिर की मुख्य पुजारिन कायले से किस बारे में बात करना चाहते हैं, या ये एक मामूली जूनियर पादरी के कानों के लिए बहुत संवेदनशील है? जोरियन ने एक सेकंड के लिए सोचा, उस आदमी को बताने से पहले कि वो क्यों आया है। आखिरकार भविष्य की भविष्यवाणी करना कोई गैरकानूनी कुछ नहीं था। जोरियन ने शुरू किया। शुरुआत के लिए मैंने सुना है कि पादरी कायले भविष्यवाणियों के माध्यम से भविष्य बताने में कुशल हैं। बटाक थोड़ा अकड़ गया, लेकिन जल्दी ही खुद को रिलैक्स होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वे हैं, उन्होंने कहा, ये एक कठिन क्षेत्र है जिसका अभ्यास करना, और मुझे संदेह है कि कोई भी वास्तविक अर्थ में इसमें महारत हासिल करने का दावा कर सकता है। लेकिन वे इतनी विशेषज्ञ हैं जितनी आपको कभी मिलने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद अन्य लोग भी हैं जो इसमें हाथ आजमाते हैं, जिनमें से एक ने मुझे कायले से उनके निष्कर्षों के बारे में बात करने के लिए भेजा है। जोरियन ने मन ही मन एरेनिया मैट्रियार्क की उस तस्वीर का आनंद लिया। जब वो उसे इस क्षेत्र में हाथ आजमाने वाला कहेगी तो वो उस पर फुकार रही होगी। उनकी भविष्यवाणियों से जो परिणाम मिले हैं उनमें से कुछ बहुत ही अनियमित रहे हैं। जब उसने अपनी बात पूरी की तब तक बतख के चेहरे से सारी खुशी गायब हो चुकी थी। सन्नाटा असहज सेकंडों तक खिंचता चला गया। जोरियन सोचने लगा था कि क्या इस विषय पर बात करना किसी तरह वर्जित था, या उसने किसी तरह उस आदमी का अपमान किया था। जब कनिष्ठ पादरी फिर से बोला, और ये अनियमितताएं वास्तव में कब दिखाई देती हैं? आपके रहस्यमयी समर्थक ने अपनी भविष्यवाणियों को गड़बड़ाने से पहले कितनी दूर तक प्रोजेक्ट किया था? इसी समय जोरियन को एहसास हुआ, बटक पहले से ही जानता था वो एक मामूली कनिष्ठ पादरी से कहीं ज्यादा था। जैसे जोरियन महज एक मासूम संदेशवाहक नहीं था। केवल एक ही वास्तविक अनियमितता है, और वो समर फेस्टिवल के दिन दिखाई देती है। विशेष रूप से उस तारीख के आगे भविष्यवाणी खाली आती है, लगभग ऐसा जैसे उस बिंदु के बाद पूरी दुनिया गायब हो जाती है। लेकिन आप ये पहले से ही जानते थे, है ना? जोरियन ने अलंकारिक रूप से पूछा। उसका जवाब देने के बजाय बटक ने पादरियों के अयोग्य एक गाली दी और घबराहट में तंग कमरे में चक्कर काटने लगा। मैं इसे हाँ मानूंगा, जोरियन ने आह भरी। बटक उसे सतर्क नजरों से देखते हुए रुक गया। कुछ पलों के बाद पादरी ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। बटक ने कहा, मुझे माफ करें, मेरा मतलब अशिष्ट होना नहीं था। ये बस, खैर शायद अब बेहतर होगा कि मैं जाकर कायले को ले आऊं ताकि हम इस पर साथ चर्चा कर सकें। जोरियन ने उत्सुकता से इशारा किया। क्या वो इस समय कोई अनुष्ठान नहीं कर रही हैं? वो जानता था कि जादुई अनुष्ठानों को बीच में रोकना एक बहुत बुरा विचार था, लेकिन शायद कायले जो अनुष्ठान कर रही थी वो पूरी तरह से धार्मिक प्रकृति का था। खैर, एक तरह से, बटक ने झेपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसे बीच में रोकूं तो उसे बहुत परेशानी होगी। कम से कम इस मामले के लिए तो नहीं। कृपया यहाँ इंतजार करें जब तक मैं उसे लेकर आता हूँ। जैसे ही जोरियन ने बटक को तेजी से जाते देखा, वो सोचने लगा कि वे जिस समाप्ति तिथि का पता चला था उससे बटक इतना डरा हुआ क्यों था। जोरियन निश्चित रूप से डरा हुआ था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि इसका कारण क्या था। लेकिन बटक और कायले के लिए ये बहुत असामान्य नहीं दिखना चाहिए था। आत्मा से संबंधित जादू की तरह ही भविष्य की भविष्यवाणी का क्षेत्र भी बहुत कम समझा गया था, और पहले कभी न देखी गई अजीब घटनाएं अनसुनी नहीं थी। जोरियन ने ईमानदारी से उम्मीद की थी कि बटक की घबराहट का मतलब ये था कि वे विसंगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानते थे, जिसे वो और एरेनिया मैट्रियार्क चूक गए थे। जल्द ही बटक एक अधेड़ उम्र की महिला को साथ लेकर वापस आया। जोरियन का पहला विचार ये था कि वो एक मुख्य पादरी के हिसाब से काफी युवा थी, लेकिन उसने माना कि पादरियों के बीच जनशक्ति की कमी के कारण वे ऐसी चीजों को लेकर ज्यादा नखरे नहीं कर सकते थे। कमरे में प्रवेश करने पर पादरी ने उसे एक लंबी खोजी नजर दी और फिर एक तनावपूर्ण मुस्कान दी और बटक के पास बैठ गई ताकि वे दोनों उसके सामने हों। नमस्ते मिस्टर काजिंस्की, उसने कहा। मैं कायले कुओसी हूँ, इस मंदिर की मुख्य पादरी। मैंने सुना है कि आप मुझसे बात करना चाहते थे, विशेष रूप से भविष्य की भविष्यवाणी के बारे में। जोरियन ने पुष्टि की, समर फेस्टिवल के दिन की समाप्ति तिथि के बारे में। हाँ। इसके बाद एक छोटी बातचीत हुई
जहां उन्होंने पुष्टि की कि वे वास्तव में एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे। और फिर पादरी ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए बटक को हल्के से घूरा। मैंने तुमसे कहा था कि ये कोई गलती नहीं थी, बटक ने पलटकर जवाब दिया, और मैंने तुमसे कहा था कि समस्या तुम नहीं थी। मुझे लगता है कि हम दोनों ही सही थे। कायले ने अपना ध्यान फिर से जोरियन पर केंद्रित करने से पहले आह भरी। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे अपने गुरु से मिलवा सकते हैं ताकि मैं उनसे सीधे इस बारे में चर्चा कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके खिलाफ कुछ है, लेकिन आपके पास जरूरी विशेषज्ञता नहीं है और आपकी सारी जानकारी अनिवार्य रूप से दूसरे हाथ की है। जोरियन ने कहा, माफ करें, मुझे डर है कि मेरा गुरु निश्चित रूप से छिपा रहना चाहता है। मैं मानता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से आपकी बेहतर मदद कर सकती थी, लेकिन फिलहाल चीजें ऐसी ही हैं और इसकी बहुत कम संभावना है कि ये जल्द ही बदलेगा। चर्च के वर्तमान सिद्धांतों के अनुसार आर्यनिया को राक्षसों, सटीक रूप से ड्रैगन बिलो के सेवकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इसलिए उनके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जाना था। कायले और बटक पादरियों के हिसाब से काफी उदार लगते थे, लेकिन शायद इतने उदार नहीं। ये स्वीकार करना कि वो एक विशाल समझदार मकड़ी की ओर से बात कर रहा था, कम से कम उसे मंदिर से जबरन बाहर निकालने का कारण बन सकता था। हालांकि अगर मैं पूछ सकूं तो इस चीज ने आपको इतना डरा क्यों दिया है? मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि मैं और मेरे गुरु क्यों चिंतित हैं, लेकिन आपको इससे क्या परेशानी है? पादरी ने उसे उत्सुकता से देखा। और अगर मैं पूछ सकूं तो आप क्यों चिंतित हैं? जोरियन ने एक मासूम भाव बनाते हुए प्रस्ताव दिया, व्यापार। पादरी ने बटक के साथ एक मौन नजर साझा की और बिना शब्दों के अपने साथी पादरी के साथ संवाद किया। जाहिर तौर पर वे एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया और फिर से उसकी ओर मुड़ गए। हम अपनी चिंताओं को आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन तभी जब आप पहले अपनी बात रखेंगे, पादरी ने कहा। और सावधान रहें, मैं बता सकती हूँ कि लोग मुझसे कब झूठ बोलते हैं। ये एक अलौकिक क्षमता है और इसने मुझे पहले कभी नहीं विफल किया है। इसलिए कृपया झूठ और आधे अधूरे सच के साथ मेरा समय बर्बाद न करें। ये थोड़ा असुविधाजनक था। जोरियन को अपने दिमाग में घुसने की किसी कोशिश का पता नहीं चला, इसलिए उसके पास जो भी क्षमता थी वो शायद दिमागी प्रकृति की नहीं थी। क्या वो सहज रूप से उसके बयानों की सत्यता का अनुमान लगा रही थी, उसकी आत्मा में झांक रही थी? अंत में उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ भविष्यवाणियां की कि उनकी जासूसी नहीं की जा रही है और आसपास कोई क्रेनियम रैट्स नहीं है, और नकारात्मक परिणाम मिलने पर बोलना शुरू कर दिया। जोरियन ने आह भरी, देखते हैं कि ये आपकी मदद के लिए पर्याप्त कीमत होगी या नहीं। हमारी चिंता का कारण ये है कि आतंकवादियों का एक अच्छी तरह से वित्त पोषित और संगठित समूह है जो समर फेस्टिवल का फायदा उठाकर मुसीबत पैदा करने की योजना बना रहा है। उनकी योजना के कुछ हिस्से, जैसे डंजन के जरिए तस्करी किए गए युद्ध ट्रोल और आर्टिलरी स्पेल्स वगैरह, काफी सामान्य थे। लेकिन उनकी योजना में एक और भी विचित्र घटक है, एक ऐसा घटक जो अपनी प्रकृति से ही भविष्य की भविष्यवाणी में तबाही मचा देता है। वहां सन्नाटे का क्षणिक समय था जब दोनों पादरी उसे अविश्वास से घूर रहे थे। पादरी ने कहा, ये वो नहीं है जिसकी मैंने सुनने की उम्मीद की थी। हे भगवान, ये मेरी समझ से परे की बात है। मैं सच कहूँ तो मुझे और जानने की इच्छा नहीं है। मैं ऐसी चीजों में शामिल नहीं होना चाहती। जोरियन ने सहमत होते हुए कहा, शायद यही सबसे बेहतर है। हालांकि अगर अनियमितता का असली कारण वास्तव में यही है तो इसके बारे में घबराने के मेरे अपने कारण काफी हद तक गलत हैं। जोरियन ने कहा, अगर कोई समस्या ना हो तो मैं अभी भी इसके बारे में सुनना चाहूंगा। बटक ने बीच में टोकते हुए कहा, यह फरिश्तों के बारे में है। जब से देवता शांत हुए हैं, फरिश्तों ने एक तरह से उनकी जगह ले ली है। वे पादरियों को जादुई शक्तियां नहीं दे सकते और देवताओं की तरह चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सलाह लेने या अपनी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत क्षमताओं के साथ मदद करने के लिए बुलाया जा सकता है। जोरियन ने उत्सुकता से पूछा, और उन्होंने उस विसंगति के बारे में क्या कहा जिसने आपको इतना डरा दिया? पादरी ने आह भरी, यही तो बात है। हम उनसे पूछ नहीं सकते क्योंकि लगभग एक हफ्ते पहले से कोई भी उन्हें बुलाने में सक्षम नहीं हुआ है। हमने कोथ तक के चर्चों से संपर्क किया है और वे भी यही बात बता रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे सुलभ सेलेस्टियल प्राणी भी हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। लानत है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि राक्षस उपासक भी अब अपने दुष्ट स्वामियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे भौतिक तल को आध्यात्मिक क्षेत्रों से काट दिया है। जोरियन ने भारी थूक निगला। एक हफ्ते पहले, जाहिर तौर पर टाइम लूप की शुरुआत। कायले ने कहा, काफी परेशान करने वाला है ना? अब से कुछ हफ्ते बाद टाइमलाइन के कट जाने के साथ मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इसने मुझे वास्तव में डरा दिया था। ये पता चलने के बाद कि ये दोनों मूल रूप से असंबंधित हैं, निश्चित रूप से मुझे सुकून मिला है। इसके बाद और बातचीत हुई, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत उपयोगी नहीं थी। उसने बटक और कायले से आध्यात्मिक दुनिया के साथ संपर्क करने की उनकी समस्याओं के बारे में गोपनीय रहने का वादा किया और चला गया। पादरी के विपरीत जोरियन को नहीं लगा कि बातचीत
ने उसकी चिंताओं को कम किया। मंदिर की यात्रा के बाद जोरियन ने शहर में फैले हुए कई रेस्टोरों में से एक में बैठकर थोड़े खाने पीने के साथ इस नई जानकारी पर विचार करने का निर्णय लिया। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि आध्यात्मिक क्षेत्रों और भौतिक क्षेत्र के बीच के संबंध का टूटना टाइम लूप के कारण हुआ था, लेकिन इसका क्या मतलब था ये कम स्पष्ट था। क्या भौतिक तल ही एकमात्र क्षेत्र था जो टाइम लूप का अनुभव कर रहा था, जो किसी प्रकार के टाइम बबल के भीतर बाकी सब चीजों से अलग था? तथ्य ये कि उसकी वर्तमान टाइमलाइन टाइम लूप के रीस्टार्ट होने पर सचमुच खत्म होती दिखाई दे रही थी, इस बात का मजबूत संकेत देती है। स्पष्ट तौर पर स्पेल यादृच्छिक रूप से आत्माओं को पकड़कर उनके पिछले शरीरों में नहीं डाल रहा था, जैसा कि उसने शुरुआत में माना था। ये लक्षित क्षेत्र में समय को ही सचमुच पीछे घुमा रहा था, जबकि इस प्रक्रिया में कुछ आत्माओं को अक्षुण्य छोड़ रहा था। कोई आश्चर्य नहीं था कि स्पेल इतनी आसानी से संचारित होने वाला था। सब कुछ 1 महीने पीछे ले जाने की तुलना में कुछ अतिरिक्त आत्माओं को लूप करने की लागत शायद पूरी तरह से नगण्य थी। अगर ये सच था तो ये बहुत ही परेशान करने वाला था। ये मानवीय जादू नहीं था। मैनावेल और तैयारी के लिए ढेर सारा समय होने पर भी लगभग 100 मेजेस ज्यादा से ज्यादा एक मध्यम आकार के देश को प्रभावित कर सकते थे। टाइम लूप ने निश्चित रूप से कम पूरे महाद्वीप को घेर रखा था, वरना 1 या 2 दिन बाद इसकी सीमा पर किसी का ध्यान न जाना असंभव था, क्योंकि खबरें इन दिनों तेजी से फैलती थी। सच तो ये है कि जोरियन को आभास था कि टाइम लूप ने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले रखा था। ये सब कुछ सीधे देवताओं के युग की किसी चीज जैसा था। लेकिन अगर इसमें उच्च शक्तियां शामिल थीं, तो टाइम लूप को अपने निर्धारित मार्ग से इतना गंभीर रूप से भटकने क्यों दिया गया? उसकी सोच में पास के एक कुर्सी के खिसकने की आवाज से खलल पड़ा। कोई उसके साथ आकर बैठ गया। ओह, उसने कहा, ये तुम हो? क्या किसी दोस्त से मिलने का यही तरीका है रोज? टेविन ने शिकायत की। जोरियन ने उसे देखकर अपनी आंखें घुमाई। हाय टेविन, उसने रूखे अंदाज में कहा। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई? मेरा मतलब है ये जगह तुम्हारे सामान्य ठिकानों से काफी दूर है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने यहाँ तक मेरा पीछा करने का फैसला किया था। क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था, टेविन ने कहा। वैसे तुम शहर के इस छोर पर कर क्या रहे हो? मैं पास के एक मंदिर में गया था। शानदार वास्तुकला है। टेविन ने उपहास उड़ाया, लेकिन जोरियन कुछ नहीं बोला। ठीक है, ऐसे ही रहो, मैं ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगी। अगर तुम सोच रहे हो तो मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या कोई ह्यूमन एम्पैथ है जो तुम्हारी शक्तियों को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनकर जोरियन अचानक बहुत अधिक सतर्क और बातचीत के प्रति उत्साहित हो गया। टेविन झेमती हुई मुस्कुराई। मुझे कोई ऐसा मिल तो गया है जो तुम्हारी मदद करने को तैयार है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम इसके लिए तैयार होगे। वो महिला सियोरिया के एक बड़े अस्पताल में हीलर है और वो तुम्हें तभी सिखाने के लिए तैयार है जब तुम उसके साथ एक शिक्षु अनुबंध के लिए सहमत हो और पूरी तरह से हीलर बन जाओ। जोरियन ने निराशा में अपनी जीभ चटकाई। वो भविष्य में कभी जादुई चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांत सीखने का इरादा रखता था, लेकिन वो अभी बहुत दूर की बात थी। चिकित्सा सीखना ऐसी चीज नहीं थी जो आप अपने खाली समय में करें, और इसके लिए निश्चित रूप से उसे एक क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए पूरा रीस्टार्ट समर्पित करना होगा। उसके पास पहले से ही करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, जोरियन ने आह भरते हुए कहा। मुझे हीलर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उस करियर की ओर नहीं देख रहा हूँ। हाँ, मुझे अंदाजा था, टेविन ने कहा। तुमने स्पेल फॉर्मूलाज में जितनी मेहनत की है उसे बेकार जाने देना वाकई शर्म की बात होगी। मुझे लगता है कि मकड़ियाँ ही अभी भी तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है ना? हाँ, जोरियन सहमत हुआ। हालांकि सच कहूँ तो वो मुझे सिखाने के मामले में बहुत ढिलाई बरत रही हैं। शायद अगर उन्हें लगे कि मेरे पास उनकी मदद के अलावा भी वैध विकल्प हैं तो वो थोड़ी जल्दी करें। वैसे उस महिला का नाम क्या था? टेविन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम फिर से वहां नीचे अकेले गए थे? शायद, जोरियन ने कहा। उसने मेज के दूसरी तरफ हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। उसे दर्द हुआ। जोरियन, तुम बेवकूफ हो, टेविन ने शिकायत की। मैंने तुमसे कहा था कि ये चीजें अकेले मत करो। भले ही तुम उन अजीब विशाल मकड़ियों पर इतना भरोसा करते हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें करना चाहिए। वहां नीचे और भी चीजें हैं। तुम चाहे जितने भी सक्षम हो, अपने साथ आंखों और हाथों का एक और जोड़ा रखना हमेशा समझदारी है, जब तक कि तुम्हें न लगे कि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, जोरियन ने कहा। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे मदद करने में कोई ऐतराज नहीं है, टेविन ने उसे बीच में टोका। और अरेनिया उन लोगों के प्रति पूर्वाग्रही है जो साइकिक नहीं है, जोरियन ने बात पूरी की। नॉन क्या? टेविन ने अविश्वास से पूछा। साइकिक, वो लोग जो मेरे और उनके जैसे हैं। मेरे पास साइकिक होने का कोई व्यापक विवरण तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दिमागी जादू के प्रति एक सहज लगाव है। मेरी एम्पैथी जाहिर तौर पर वहीं से आती है। मकड़ियाँ का दावा है कि ये दिमाग पढ़ने का एक कमजोर रूप है, और जब वो मुझे सिखाने के लिए तैयार होंगी तो मैं वास्तव में और भी बहुत कुछ कर सकूंगा। टेविन एक पल के लिए अवाक रह गई। तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे हो? उसने आखिरकार कहा।
मैंने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी। मुझे तुम्हारी भावनाओं का केवल धुंधला आभास हो रहा है, और वो भी लगातार नहीं। जोरियन ने एक लंबी आह भरी। वैसे इसीलिए मैं मकड़ियों से मिल रहा हूँ, ताकि ये सीखा जा सके कि जब तक मैं न चाहूँ ऐसा न हो। वैसे तुम्हें क्या लगता था कि एम्पैथी कैसे काम करती है? मुझे लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था, टेविन ने स्वीकार किया। लेकिन हम रास्ते से भटक रहे हैं। तुम्हारी उन मकड़ी दोस्तों के लिए मेरा साइकिक न होना क्यों मायने रखता है? मुझे क्या पता, पूर्वाग्रहों का अक्सर कोई मतलब नहीं होता। अगली बार जब तुम उनसे मिलो तो जाकर उनसे पूछना, टेविन ने कहा, क्योंकि अगली बार जब मैं पूछूं और तुम मुझे सही जवाब न दे पाए तो मैं खुद उनसे पूछने के लिए वहां नीचे जाऊंगी, तुम्हारी अनुमति के साथ या उसके बिना। ये पूरी तरह से बकवास है। मंदिर की अपनी यात्रा के अलावा कोई भी अन्य भविष्यवक्ता जोरियन के लिए किसी भी तरह से मददगार नहीं रहा था। उनमें से काफी लोग तो उससे बात भी नहीं करना चाहते थे, और जिन्होंने की उन्होंने कोई लंबी अवधि की भविष्यवाणियां नहीं की थी, और उन्हें कुछ भी अजीब नजर नहीं आया था। खैर, उनमें से एक ने दावा जरूर किया था कि उसने ऐसा किया है, और उसे कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला, लेकिन वो एक स्पष्ट धोखेबाज था और बातचीत का ज्यादातर समय जोरियन को भविष्य की अधिक विस्तृत रीडिंग के बदले अपने पैसे देने के लिए मनाने में बिता रहा था। इसलिए जोरियन अपने सहपाठियों के मामले की ओर मुड़ा और इस संभावना की तलाश करने लगा कि उनमें से कोई तीसरा टाइम ट्रैवलर हो सकता है। जोरियन को नहीं लगता था कि इसकी बहुत अधिक संभावना थी, लेकिन पछताने से सुरक्षित रहना बेहतर था। इसके अलावा उसे लगा कि ये सुराग ढूंढने का एक अच्छा तरीका था, और वैसे भी वो अपने सहपाठियों को बेहतर तरीके से जानने के बारे में सोच रहा था। जोरियन को मिलाकर उसकी क्लास में ठीक 20 लोग थे, 12 लड़कियां और 8 लड़के। उनमें से 3 लोग ऐसे थे जिनके बारे में उसे लगभग यकीन था कि तीसरा टाइम ट्रैवलर नहीं थे, अकोजा, बेनिसिक और कायल। पहले 2 इसलिए क्योंकि वो टाइम लूप से पहले उनके सामान्य व्यवहार और व्यक्तित्व को जानते थे और विभिन्न रीस्टार्ट्स में उनके साथ पर्याप्त बातचीत कर चुके थे जिससे वो जान सके कि वो बदले नहीं है, और कायल पिछले रीस्टार्ट में हुई घटनाओं के कारण। बाकी सब के बारे में वो जो कुछ भी जानता था उसे लिखने की कोशिश करते हुए उसे जल्द ही 2 सहपाठी मिले जो बहुत संदिग्ध थे, तिनामी आओपे और एस्टिन ग्रियर। कुलीन घराना आओपे की प्रतिष्ठा बहुत संदिग्ध थी। इस घराने की शुरुआत विचू क्राफ्ट वॉर्स के दौरान हुई थी, जब एक प्रमुख जादूगरनी कबीले ने इस शर्त पर इकोसियंस का साथ देने का फैसला किया था कि बदले में उन्हें एक औपचारिक घराने का दर्जा दिया जाए। इकोसियंस ने व्यवहारिक होते हुए इसे मान लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने सोचा था कि वो इन विद्रोहियों के जादुई रहस्यों को जान लेंगे और फिर धीरे धीरे उन्हें किनारे पर कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बजाय आओपे इकोसियन राजनीतिक व्यवस्था में ऊपर चढ़ते गए, अपने पीछे टूटे हुए प्रतिद्वंदियों की कतार छोड़ते हुए, जब तक कि वे अंततः पूरे अल्टाजिया के सबसे प्रतिष्ठित कुलीन घरानों में से एक के रूप में शीर्ष पर न पहुंच गए। ये असाधारण सफलता केवल बहुत सक्षम प्रदर्शन करने का परिणाम नहीं था, अफवाह थी कि आओपे अपनी जादूगरनी जड़ों से उपजे सभी प्रकार के अंधकार और निषिद्ध जादू का अभ्यास करते थे, नेक्रोमैंसी, डीमन समनिंग और माइंड जादू। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसे अपने जीवन और करियर की चिंता हो, वो कभी ये सुझाव नहीं देगा कि आओपे घराने के वर्तमान मुखिया की पहली बेटी तिनामी आओपे निषिद्ध जादू का अभ्यास कर रही थी। लेकिन वास्तव में वो लड़की बहुत शर्मीली और एकांत प्रिय थी, और कुल मिलाकर ऐसी लगती थी जैसे वो किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालांकि इससे कुछ साबित नहीं होता था। शांत लोगों से सावधान रहे वाली बात यहाँ भी लागू होती थी। अगर क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ऐसे जादू तक आसान पहुंच थी जो जैक को धोखा दे सके और अपने फायदे के लिए टाइम लूप को हाईजैक कर सके, तो वो संभवतः तिनामी ही थी। इससे भी बेहतर, उसके एकांत प्रिय स्वभाव के कारण बहुत कम लोग उसे इतना जानते थे कि वो ये समझ सके कि वो अजीब व्यवहार कर रही है, जब तक कि वो कुछ बिल्कुल पागलपन भरा न कर दे। एस्टिन ग्रियर, जो दूसरा संदिग्ध था, मुख्य रूप से इसीलिए संदिग्ध था क्योंकि वो कहाँ से आया था। वो और उसका परिवार उल्कुआन इबासा से अल्टाजिया आए थे, जो निर्वासितों के द्वीप के रूप में कुख्यात है। चूंकि ये द्वीप ज्यादातर उन मेजेस से बसा था जो नेक्रोमैंसर्स वॉर के बाद वहां निर्वासित किए गए थे, इसलिए एस्टिन दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बिना किसी परेशानी के निषिद्ध जादू तक पहुंच हो सकती थी। साथ ही जोरियन को काफी यकीन था कि हमलावर सेना का नेतृत्व करने वाले मेजेस मुख्य रूप से उल्कुआन इबासा से ही आए थे। ये द्वीप उन कुछ जगहों में से एक था जहाँ कोई इतनी संख्या में नेक्रोमैंसर्स और वॉर ट्रोल पा सकता था। ये क्वाटाच इचल का आखिरी ज्ञात निवास स्थान था, वही लिच जनरल जिसने नेक्रोमैंसर्स वॉर में पुरानी संधि के खिलाफ लड़ाई की थी और जिसका विवरण लगभग पूरी तरह से उस लिच से मेल खाता था जिसने घातक लड़ाई में जैक को बुरी तरह हराया था, जहां जोरियन को टाइम लूप में खींच लिया गया था। बेशक ये दोनों केवल स्पष्ट संदिग्ध थे
और तीसरा टाइम ट्रैवलर यदि वास्तव में उसके सहपाठियों के बीच मौजूद था तो निस्संदेह कहीं अधिक चतुराई से छिपा हुआ था। ये महसूस करते हुए कि वो अपने सहपाठियों के बारे में इतना नहीं जानता कि वास्तव में कोई निर्णय ले सके, उसने एक व्यक्ति की मदद लेने का फैसला किया जो निस्संदेह उसे हर किसी के बारे में कुछ न कुछ बता सकता था। नमस्ते बेनिसेक, जोरियन ने कहा, उस गोल मटोल और बातूनी लड़के के पास बैठते हुए। क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकता हूँ? जरूर, बेनिसेक ने कहा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपनी क्लास के हर व्यक्ति के बारे में बुनियादी जानकारी चाहिए, उनके बारे में ताज़ा गपशप वगैरह। खैर, ये निश्चित रूप से घटनाओं का एक दिलचस्प मोड़ है। मैट्रियार्क ने टिप्पणी की, टाइमलाइन में कट ऑफ पॉइंट की पुष्टि और इस टाइम लूप की असली प्रकृति के बारे में एक और सुराग मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इंसानी भविष्यवक्ताओं के पास कुछ भी उपयोगी मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने जोरियन से उसके सहपाठियों की जांच के बारे में पूछा तो जोरियन ने जवाब दिया कि वो अभी केवल इसकी शुरुआत कर रहा है और ये काम कई रीस्टार्ट्स तक चल सकता है, इसलिए उसे जल्दी नतीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जोरियन ने मैट्रियार्क से 2 सवाल पूछने की अनुमति मांगी। उसका पहला सवाल था, क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि फ्लिकर माइंड से आपका वास्तव में क्या मतलब है और आप उन्हें इतना कमतर क्यों मानती हैं? जोरियन को ये शब्द बेहद अपमानजनक और पक्षपातपूर्ण लगा था। मैट्रियार्क ने अपनी टांगे हिलाते हुए एक जटिल भावना व्यक्त की जिसे जोरियन की सीमित एम्पैथिक क्षमताएं नहीं समझ सकीं, क्योंकि अरानिया शरीर और मन दोनों से इंसानों से बहुत अलग थीं। मैट्रियार्क ने आखिरकार स्पष्ट किया कि एक फ्लिकर माइंड वो प्राणी है जो उसकी और जोरियन की तरह साइकिक नहीं है। वो उन्हें जन्मजात अंधों के समाज की तरह मानती है जो दृष्टि के बिना भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मौलिक रूप से अपंग माना जाएगा। जब जोरियन ने पूछा कि साइकिक होने का वास्तव में क्या मतलब है, तो मैट्रियार्क ने समझाया कि रेत के छोटे कण से लेकर खुद देवताओं तक सब कुछ एक ग्रेट वेब यानी महान जाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। साइकिक लोग इन संबंधों के प्रति जागरूक होते हैं और वे दूसरों के दिमाग या खुद ब्रह्मांड से संपर्क करके वो कर सकते हैं जिसे इंसान जादू कहते हैं। जोरियन को ये व्याख्या लगभग धार्मिक लगी, जिसे मैट्रियार्क ने स्वीकार करते हुए कहा कि ग्रेट वेब उनकी आध्यात्मिकता का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके बाद जोरियन ने एक इंसानी एम्पैथ, संभवतः ताइविन द्वारा सुझाई गई महिला से अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए सीखने के बारे में उनकी राय मांगी। इस पर मैट्रियार्क ने बीच में ही चिल्लाते हुए टोक दिया, नहीं, ये एक भयानक विचार है। तुम्हारे मानवीय एम्पैथ बहुत बुरे शिक्षक हैं। मैट्रियार्क के अनुसार उनका प्रशिक्षण केवल लोगों को ग्रेट वेब से अपना संपर्क तोड़ना और उसे बंद रखना सिखाता है। वे अपने छात्रों का ब्रेन वॉश करते हैं कि भावनाओं को महसूस करना ही उनकी शक्तियों की सीमा है और बाकी दिमागी जादू यानी माइंड आर्ट्स अनैतिक हैं। उन्होंने गुस्से में कहा कि ये इंसान इस महान उपहार का मजाक उड़ाते हैं। जोरियन उसकी इस तीव्र प्रतिक्रिया को देखकर हैरान रह गया। मैट्रियार्क के भीतर से गुस्सा और आक्रोश साफ झलक रहा था। उसने खुद को शांत रखते हुए एक विकल्प की मांग की, क्योंकि वो अपनी क्षमता को नियंत्रण में लाना चाहता था। मैट्रियार्क ने वादा किया कि यदि वो अपनी शक्ति को प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखना चाहता है तो वो उसे खुद सिखाएगी। वो जोरियन को अगले दिन वापस आने के लिए कहती है ताकि वे उसका प्रशिक्षण शुरू कर सकें। जाते जाते मैट्रियार्क ने उसे एक अंतिम संदेश भेजा, और फिर एक बार जब तुम ग्रेट वेब को उसकी पूरी महिमा के साथ महसूस कर लोगे तो तुम उस इंसानी एम्पैथ के पास जा सकते हो और खुद देख सकते हो कि कौन सही है। सियोरिया के नीचे की सुरंगों में जोरियन पालथी मारकर अपनी आंखें बंद करके बैठा था और अपने दिमाग से पास की एरेनिया के दिमागों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। मैट्रियार्क ने उसे अपने पहले सबक के रूप में यही काम दिया था और इसने उसे एक्सविम के माइंड सेंसिंग एक्सरसाइज की बुरी याद दिला दी। ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। एक्सविम के बेकार के सबकों के साथ इसमें ये एक और समानता थी। अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मैट्रियार्क की बिना शरीर वाली आवाज ने उसे टोका, तुमने तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं किया है। बेताब मत बनो, इसे सीखने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। जोरियन ने शिकायत की। इस तरह का ट्रायल एंड एरर मेथड तो वो उसकी मदद के बिना भी कर सकता था। जहां तक वो देख सकता था, मैट्रियार्क इस समय असल में सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर के रूप में मदद कर रही थी, जो कुछ गलत होने पर बीच में आने के लिए तैयार थी। जिसके बारे में अब उसने सोचा तो माइंड मैजिक जैसी किसी चीज के साथ छेड़खानी करते समय ये काफी कीमती था, या फिर किसी भी जादू के लिए। सच तो यही था। वो भी, और ये छोटी सी सच्चाई भी है कि ओपन दिमागों को महसूस करना और उनसे संपर्क करना उन लोगों की तुलना में आसान है जो लोग नॉन साइकिक्स हैं। मैट्रियार्क ने अंत में थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे शक है कि तुम्हें सतह पर वापस जाने पर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे ओपन लोग मिलेंगे और भी कम लोग तुम्हें खुद से जुड़ने देने के लिए तैयार होंगे।
खैर, मैं समझती हूँ कि ये शुरुआती चरण थकाऊ और उबाऊ हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। और अगर मैंने चीज़ों को संतोषजनक ढंग से नहीं समझाया है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। ये क्षमता ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैंने सीखा है, ये ऐसी चीज़ है जो मैं बस करती हूँ। एरेनिया इसे बहुत छोटे बच्चों की तरह करना सीखती है, जैसे इंसानी बच्चे चलना और बात करना सीखते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को समझा सकते हैं जो पूरी उम्र से लकवाग्रस्त हो कि अपने पैरों को कैसे हिलाना है? जोरियन ने नाक भौंसे कोड़ी। तो वो टेलीपैथिक बच्चों वाले हुनर में भी माहिर नहीं हो पा रहा था? बहुत बढ़िया, बस बहुत ही बढ़िया। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सामने के काम और उसे हल करने के तरीके पर विचार करने की कोशिश की। हाँ, मैट्रियार्क ने इस बात पर जोर दिया था कि उसे तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वो आखिरकार मेहनत के दम पर सफल न हो जाए। लेकिन वो एक मेज था, लानत है। मेजेस चीजों को समझदारी से करते थे, न कि बस मेहनत से। साइकिक होने का मतलब था एक कुदरती नेचुरल माइंड मेज। मैट्रियार्क इसमें अपनी अजीब अरेनिया स्पिरिचुअलिटी को चाहे जितना भी लाती रहे, पर आखिर में बात इसी पर आती थी। एक साइकिक विचारों और भावनाओं को पढ़ सकता था, लोगों की यादों को छान सकता था, उनकी इंद्रियों और शारीरिक नियंत्रण को हाईजैक कर सकता था, उनके साथ टेलीपैथिकली बात कर सकता था और भगवान जाने क्या क्या। लेकिन ये सब दिमाग से जुड़ा था। यहाँ तक कि मैट्रियार्क ने भी माना था कि अरेनिया अपने स्पीच स्पेल और बाकी गैर मानसिक जादुई हथियारों के लिए बदले हुए इंसानी जादू का इस्तेमाल करती थी। उसे लगा कि डिविनेशंस ही असली चाबी है। अगर साइकिक शक्तियां दिमाग पर आधारित थी तो वे डिविनेशंस को भी क्यों बढ़ाती हैं? सारे डिविनेशंस नहीं, मैट्रियार्क ने किनारे से कहा, जाहिर तौर पर उसकी सोच का पीछा करते हुए। सिर्फ वे जो जानकारी सीधे तुम्हारे दिमाग में डालते हैं। गिफ्ट तुम्हें ऐसे स्पेल्स के नतीजों को ज्यादा आसानी से समझने में मदद करता है, और चूंकि ज्यादातर हाई लेवल डिविनेशंस जानकारी का कम से कम एक हिस्सा सीधे तुम्हारे दिमाग में डालते हैं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना काम का हो सकता है। अचानक जोरियन के दिमाग में कुछ बात बैठी। अकेडमी की लाइब्रेरी में माइंड आर्ट्स के बारे में पढ़ी किताबों के अनुसार लोगों के विचारों को पढ़ने वाले स्पेल्स सैद्धांतिक रूप से बहुत मुश्किल नहीं थे। समस्या ये थी कि ज्यादातर लोगों के लिए नतीजा पूरी तरह से समझ से परे था, जब तक कि वे नतीजों को समझने के लिए खुद को सालों तक ट्रेनिंग न दें। टेलीपैथिक बातचीत शुरू करने वाले स्पेल्स में भी यही समस्या थी, हालांकि थोड़े कम स्तर पर। जब तक कि संबंधित लोग एक ही भाषा बोलते थे, वे कम से कम इस तरह से मौखिक बातचीत कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, मानवीय माइंड स्पेल्स बिल्कुल एक ऐसी डिविनेशन की तरह थी जो अपना नतीजा सीधे जादू करने वाले के दिमाग में डालने की कोशिश करती, जो ऐसी चीज नहीं थी जिसे संभालने के लिए ज्यादातर मेजेस तैयार हों। इन सब को मिलाकर देखा जाए तो जोरियन के लिए ये बात साफ थी कि एक साइकिक की मुख्य क्षमताओं में से एक सीधे दिमाग में आने वाली जानकारी को समझने की क्षमता है, चाहे वो दूसरे लोगों के विचार हो या डिविनेशंस के नतीजे जैसी कोई अनोखी चीज। तुरंत जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि ये एक पैसिव स्किल थी। इसका इस्तेमाल करना ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसे खास तौर पर शुरू करना पड़े। ये होने की एक स्थिति थी। इसलिए अगर वो पास की एरेमिया के दिमागों को महसूस करना चाहता था तो शायद उसे अपनी क्षमता को अपने आसपास बाहर की ओर धकेलना बंद करना चाहिए और अंदर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली, नतीजों को अपने चारों ओर प्रकाश के कणों के रूप में सोचा और फिर बस अपना दिमाग खोल दिया। उसके चारों ओर चमकते सूरज फूट पड़े, जिनमें कुछ ऐसी जगहों पर भी थे जहां उसे शुरुआत में एरेनिया के होने की उम्मीद नहीं थी। जाहिर तौर पर मैट्रियार्क जितने गार्ड्स अपने साथ लाई थी उसने उसे ज्यादा दिखाए थे। तुम्हारी पहली कामयाबी। मैट्रियार्क ने उसके टेलीपैथिक प्रोब ने उसका ध्यान तोड़ दिया और पूरा नजारा किसी सपने की तरह बिखर गया। बहुत अच्छे, अब से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। मैं तुम्हारी तेज तरक्की के लिए तुम्हारी बधाई देती, लेकिन मुझे ईमानदार होना होगा और ये मानना होगा कि मुझे अंदाजा नहीं है कि इंसान आमतौर पर इसमें कितनी तेजी से तरक्की करते हैं। शायद चीजें और तेजी से आगे बढ़ती अगर आपने मुझे सच में बताया होता कि मैं चीजें गलत कर रहा हूँ। जोरियन ने झुंझलाहट के साथ कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे बाहर के बजाय अंदर की ओर ध्यान लगाना चाहिए था? मैंने बताया था, ये मेरी गलती नहीं है अगर तुमने इसे बेकार की अरेनियन अंधविश्वास समझ लिया था, मैट्रियार्क ने लापरवाही से कहा। और मुझे असल में ये नहीं पता था कि समस्या खास तौर पर वहीं थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे विचारों का जवाब देने की मेरी आदत तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं उन्हें पूरी तरह से समझ सकती हूँ, है ना? सच्चाई उतनी प्रभावशाली नहीं है, मुझे डर है। तुम्हारे और मेरे जैसे टेलीपैथ्स उन्हीं बहुत सी सीमाओं के तहत काम करते हैं। बस बात यह है कि हम इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपनी
अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी बंधे बंधाए जादू की जरूरत नहीं होती। जब तक तुम अपने विचारों को असली बातचीत में नहीं ढालते, तब तक मुझे तुम्हारे सतही स्कैन से जो मिलता है वो तुम्हारी वर्तमान भावनाओं की स्थिति और तुम्हारे सामान्य इरादों की एक बहुत ही धुंधली तस्वीर होती है। ये 2 गुना सच है कि तुम इंसान हो और मैं एक एरेनिया हूँ, 2 बिल्कुल अलग प्रजातियां जिनका शरीर का ढांचा भी एक जैसा नहीं है, मानसिकता तो दूर की बात है। तो एक साइकिक के लिए भाषा और प्रजाति मायने रखती है, जोरियन ने कहा। मैं इसी बारे में सोच रहा था। ये आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जीव शब्दों में सोचना पसंद करते हैं जब वे होश में कुछ सोचते हैं। जब तक 2 जीव एक ही भाषा बोलते हैं, वे आजाद रूप से टेलीपैथिक बातचीत कर सकते हैं, चाहे उनके अंदरूनी विचार कितने भी अलग क्यों न हो। अगर उनकी भाषा एक नहीं है तो मानना पड़ेगा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। साइकिक संभावित रूप से पूरी तरह से पराये दिमागों के साथ बात कर सकते हैं। इसमें अपने विचारों को सामान्य अवधारणाओं में ढालना शामिल है, जो उम्मीद है कि सामने वाले को समझ में आ सके, लेकिन इतनी बड़ी भी ना हो कि वे बेमतलब हो जाएं। दुर्भाग्य से ये तरीका बहुत कच्चा है और अक्सर सामने वाले के लिए दर्दनाक और उसे उलझन में डालने वाला होता है। मुझे यकीन है कि तुमने इसका अनुभव पहले ही कर लिया होगा जब तुम पिछले रीस्टार्ट्स में से किसी कम इंसान समझ रखने वाली अरेनियाओं में से एक से मिले थे। तो क्या ये सिर्फ इसलिए है कि आप ज्यादा ताकतवर हैं कि आप मुझसे इतनी आसानी से बात करती हैं? नहीं, मैंने इंसानी भाषा, मानसिकता और संस्कृति को सीखने का समय निकाला, वैसे ही जैसे बहुत से अन्य अरेनिया ने किया जो कभी कभी इंसानों से बातचीत करती हैं। हालांकि हमारा जाल इतना बड़ा है कि ज्यादातर अरेनिया अपना काम करते हुए इंसानी तौर तरीकों से काफी हद तक अनजान रह सकती है। यही वजह है कि मेरे ज्यादातर गार्ड्स तुम्हारे आसपास चुप रहते हैं। मुझ पर भरोसा करो, वे आमतौर पर इतने अलग थलग नहीं रहते, लेकिन अगर उन्होंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो वे बस तुम्हारे सिर में दर्द कर देंगे। क्या इसका मतलब ये है कि बातचीत करने की तुलना में दिमाग पर हमला करना आसान है? मेरा मतलब है, अगर खराब तरीके से की गई टेलीपैथिक बातचीत शुरू से ही असल में एक मानसिक हमला है, तो किसी जीव के दिमाग को बस भून देने में ज्यादा कुछ नहीं लगना चाहिए और काम खत्म। इसे माइंड ब्लास्ट कहा जाता है और ये सबसे आसान टेलीपैथिक हमला है। इससे बचना भी सबसे आसान है। तुम्हें सच में मेरे हमला करने की चिंता करना बंद कर देना चाहिए। क्या वे विस्फोटक जो तुम हमेशा अपनी जेब में रखते हो तुम्हें तसल्ली देने के लिए काफी नहीं है? वे मदद करते हैं, लेकिन इस मामले में मैं हमारे बीच दुश्मनी की संभावना की ओर इशारा नहीं कर रहा था। मैं बस उत्सुक था। खैर, अच्छा है। वैसे भी हमें रास्ता भटकने से पहले तुम्हारे माइंड सेंस को विकसित करने पर वापस आना चाहिए। तुमने इस पर अपनी पहली सफल कोशिश कर ली है, लेकिन इस समय ये इस्तेमाल करने योग्य होने के लिए बहुत कच्ची है। तुम्हें अपने आसपास के दिमागों को तुरंत महसूस करने में सक्षम होना चाहिए, बिना आंखें बंद करके शांति से बैठे, और बेहतर होगा कि तुम कुछ और ही काम कर रहे हो। जोरियन ने आह भरी। उसे निश्चित रूप से इस पर एक्सविम की यादें आ रही थीं। महीने का बाकी हिस्सा काफी मामूली था और ज्यादातर माइंड सेंस को सुधारने और माना क्लाउड के जरिए जादू के सोतों यानी मैजिक सोर्सेज की तीव्रता को महसूस करने की कोशिश करने में बीता। हालांकि मेट्रियार्क ने उसे तब तक कुछ भी सिखाने से मना कर दिया था जब तक कि वो अपने माइंड सेंस में तुलनात्मक रूप से महारत हासिल नहीं कर लेता। उसने पहले ही ध्यान दिया था कि उनके सबक ने उसे अपनी एम्पैथी पर कुछ बुनियादी नियंत्रण दे दिया था, इतना कि वो काफी ध्यान लगाने पर इसे बंद रख सकता था, लेकिन इतना नहीं कि इसे खास लोगों पर केंद्रित कर सके या इसे और बेहतर बना सके। सिर्फ इसी वजह से सबक काफी काम के थे, क्योंकि इससे सोशल इवेंट्स उसके लिए काफी आसान हो सकते थे। और सोशल इवेंट्स की बात करें तो जैक उसे अपने समर फेस्टिवल पार्टी में लाने के लिए काफी जिद कर रहा था। उस लड़के द्वारा बार बार परेशान करने के बाद जोरियन मान गया। हाँ, इससे वो शाम को दूसरे टाइम ट्रैवलर के काफी करीब आ जाता, लेकिन वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसकी एम्पैथी सप्रेशन असली स्थिति में कैसी रहेगी, और साथ ही जैक का मैंशन अंदर से कैसा दिखता है। इसके अलावा वो अपने क्लासमेट्स को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहा था, और ये बिना अपनी पहचान खोए उनमें से कुछ के साथ बातचीत करने का एक अच्छा मौका था। टाइवन ने उससे साथ चलते हुए पूछा, क्या मेरा तुम्हारे साथ आना वाकई ठीक है? जोरियन ने कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ टाइवन, हाँ। जैक ने साफ कर दिया था कि जितने ज्यादा लोगों को हम साथ लाएं उतना अच्छा है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, अगर आपको पता हो कि जैक क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जोरियन ने कहा, देखो, अगर तुम नहीं आना चाहती। टाइवन ने कहा, अरे नहीं, मैं बिल्कुल आना चाहती हूँ। नोवेडा मैंशन में पार्टी में जाने का मौका हर दिन नहीं मिलता, बस मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है, बस इतना ही। हालांकि मुझे थोड़ी हैरानी है कि तुम आने के लिए मान गए। क्या इस तरह की चीजें तुम्हारे लिए बहुत बुरी नहीं है? जोरियन ने कहा, या तो ये पार्टी है या फिर एकेडमी द्वारा आयोजित आधिकारिक डांस। मेरा असली चुनाव बस अपना जहर चुनना है। टाइवन ने सिर हिलाया। आह, मैं समझ गई। मुझे लगता है कि उस स्थिति में ये एक बेहतर विकल्प लग रहा है।
जोरियन ने अपनी आंख के कोने से टाइविन को देखा। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। सच तो ये था कि उसे साथ लाने का उसका मुख्य कारण व्यक्तिगत रूप से ये देखना था कि वो हमलावरों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगी। वो जानता था कि वो कॉम्बैट मैजिक में उससे काफी बेहतर थी, लेकिन शायद बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, और वो एक ऐसा तुलनात्मक बिंदु चाहता था जो जैक या पायरॉन जैसे अनुभवी बैटल मेज की तरह बहुत ज्यादा अजीब न हो। फिर भी ये टाइविन थी। वो शायद हर रीस्टार्ट में हमलावरों से लड़ती ही थी, बस वहां नहीं जहां वो उसे देख सके। कम से कम इस बार उसे जैक के स्तर के योद्धा के साथ मिलकर लड़ने का फायदा मिलेगा। उन्होंने दरवाजे पर मुश्किल से दस्तक ही दी थी कि जैक आ गया और उन्हें अंदर ले गया। अब जब जोरियन ने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि जैसे ही उन्होंने बाहरी गेट के अंदर कदम रखा होगा, उसे पता चल गया होगा कि वे आ रहे हैं। इस जगह की सुरक्षा करने वाली वार्ड स्कीम में किसी प्रकार का डिटेक्शन फील्ड होना समझ में आता है। जैक ने उन्हें डाइनिंग हॉल की ओर ले जाते हुए कहा, जहां पार्टी होने वाली थी। मुझे खुशी है कि तुमने आने का फैसला किया। जिस तरह से तुमने हाल ही में मेरे साथ व्यवहार किया है, मुझे आधी उम्मीद थी कि तुम अपने आने के वादे को नजरअंदाज कर दोगे और अपने कमरे में ही रहोगे। जोरियन ने रूखेपन से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एक बात तो ये थी कि इस विशेष रीस्टार्ट में जैक ने उसे बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं किया था। क्या दूसरा टाइम ट्रैवलर उसे अपनी पहचान उजागर करने के लिए उकसा रहा था, या उसने इस रीलूप में इतना समय बिताया था कि उसे ये याद रखने में मुश्किल हो रही थी कि कौन सी घटना किस रीलूप में हुई थी। टाइवन ने उन दोनों के बीच अनिश्चितता से देखते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए? या जैक ने जोरियन की ओर मुड़ने से पहले उसकी ओर देखा और उसे थम्स अप दिया। जैक ने कहा, नई लड़की? हाँ यार, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे साथ एक नई लड़की होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस तरह के इंसान हो। जोरियन और टाइवन ने एक साथ पूछा, क्या? जोरियन सच में एक पल के लिए उलझ गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जैक फिर से अपने रीस्टार्ट्स को मिला रहा था। अकोजा, इबेरी और टाइवन। जैक ने उसे अलग अलग रीस्टार्ट्स में इन तीनों के साथ देखा था, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। उनमें से कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं रखती थी। टाइवन ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या जोरियन औरतों के पीछे भागने वाला इंसान है? जोरियन ने गुस्से में मना किया। जोरियन ने कहा, मैं नहीं हूँ। फिर उसने अपना गुस्सा मजे ले रहे जैक पर निकाला। जोरियन ने कहा, और तुम मेरे बारे में बेवकूफ़ी भरी अफवाहें फैलाना बंद करो। मुझे पक्का पता है कि तुमने आज शाम से पहले मुझे कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा, और तुम हैरान होते हो कि मैं पूरे महीने तुमसे क्यों बचता रहा हूँ। जैक थोड़ा झेप गया। सॉरी, मैं बस तुम्हारे मजे ले रहा था। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी कुछ बेवकूफ़ी भरी बातों की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर वो ऐसा करती है तो वो शुरू से ही साथ रहने के लायक नहीं थी। टाइवन ने कहा, ओ वाकई? तुम्हें नहीं लगता कि वो इतनी शक्तिशाली, समझदार और सेक्सी गर्लफ्रेंड खोने के बाद टूट जाएगा जैसे कि? जोरियन ने आह भरते हुए कहा, टाइवन तुम भी शुरू मत हो जाओ। जैक, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस एक दोस्त है। जैक ने भौहें मटकाते हुए कहा, जो कि इत्तेफाक से एक लड़की है। जोरियन ने झुंझलाहट में अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ। जैक ने हल्के अंदाज में कहा, खैर कम से कम तुम्हारे पास शाम को डांस करने के लिए एक लड़की तो है। जोरियन को इस बात पर थोड़ा शक था। टाइवन एक बहुत ही आकर्षक लड़की थी, जिसकी बॉडी काफी एथलेटिक और चेहरा फरिश्ते जैसा था, और उसे वे पुरुष पसंद थे जो दिखने में भी उतने ही अच्छे हों। इस बात की काफी संभावना थी कि भीड़ में पहुंचने के बाद टाइवन को डांस करने के लिए कोई और मिल जाएगा। शायद जैक, अगर जिस तरह से वो उसे देख रही थी वो कोई संकेत था। चलते समय टाइवन ने जोरियन से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है ये जगह काफी खाली है। मुझे पता है कि वो अपने घराने का आखिरी वारिस है, लेकिन मुझे यहाँ आसपास कोई नौकर भी घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैक ने कहा, जब मैं छोटा बच्चा था तभी मेरे गार्डियन ने ज्यादातर नौकरों को काम से निकाल दिया था। चूंकि मेरे माता पिता तब मर गए थे जब मैं छोटा बच्चा ही था, इसलिए उसे वो सब करने की पूरी आज़ादी थी जो उसे हाउस नोवेडा को तब तक बचाए रखने के लिए ज़रूरी लगा जब तक कि मैं बड़ा होकर काम ना संभाल लूं। उसी के हिस्से के तौर पर रख रखाव करने वाले ज़्यादातर स्टाफ और बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को गैर ज़रूरी मानकर निकाल दिया गया था। जोरियन ने अंदाजा लगाया, और तुम उसके कामों से सहमत नहीं हो? जब जैक अपने गार्डियन के बारे में बात करता था तो वो निश्चित रूप से दुश्मनी का भाव महसूस कर सकता था, जो इस बात से मेल खाता था कि वो अक्सर कई रीस्टार्ट्स की शुरुआत में उस आदमी को बुरी तरह पीटता था। जैक ने आह भरने से पहले उसे एक उत्सुक नज़र से देखा। जैक ने कहा, बस इतना समझ लो कि हमारे बीच अपने मतभेद हैं और इसे यहीं छोड़ देते हैं। टाइवन ने कहा, तुम्हें पता है मुझे कभी नहीं पता चला कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था। ऐसा कैसे हुआ कि तुम अपने घराने के आखिरी वारिस बनकर रह गए? जोरियन ने अपने मेजबान से ऐसा सवाल पूछने के लिए टाइवन के कंधे पर मुक्का मारा, और जब उसने हैरानी से देखा तो उसे घूर कर चुप कराया। उसे समझ नहीं आया कि वो किस बात पर हैरान थी। क्या उसे सच में एहसास नहीं हुआ कि उसका सवाल कितना गलत था, या वो बस इस बात से हैरान थी कि इस बार उसे मुक्का मारने वाला वो था?
जैक ने कहा, अरे उसे छोड़ो, वो बस अपनी जिज्ञासा को लेकर साफ बात कर रही है। किसी तरह उसे पता चल गया था कि क्या हुआ था, हालांकि जब ऐसा हुआ तब उसकी पीठ उनकी तरफ थी। जैक ने कहा, सच कहूं तो मुझे उसका ये बर्ताव पसंद आया। जोरियन ने कहा, लगता ही है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि टाइविन और जैक दोनों का चीजों के प्रति एक जैसा बेपरवाह अंदाजा था, इसलिए शायद उन्हें एक दूसरे से मिलवाना सबसे अच्छा विचार नहीं था। और इसके साथ ही जैक ने नोवेडा हाउस के पतन की एक लंबी व्याख्या शुरू कर दी, जिसमें से ज्यादातर को जोरियन ने रास्ते में लगी विभिन्न पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स को देखने के चक्कर में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सच तो ये था कि जोरियन पहले से ही जैक और नोवेडा हाउस के बारे में वो सारी जानकारी जुटा चुका था जो उसे मिल सकती थी। दुखद होते हुए भी जैक की कहानी किसी भी तरह से अनोखी नहीं थी और इसे दो मुख्य कारणों में समेटा जा सकता था, स्प्लिंटर वॉर्स और द वीपिंग। ओल्ड अलायंस एक जटिल संरचना थी जो कई झगड़ालू आधे आजाद राज्यों से बना एक एम्पायर था जो केवल कभी कभी एल्डमर से आने वाले आदेशों को सुनता था। लेकिन अपनी तमाम कमियों के बावजूद ये अपने मेंबर स्टेट्स के बीच वॉर को दबाने में काफी सफल रहा था। शस्त्र संघर्ष दुर्लभ और बहुत सीमित पैमाने पर होता था, खासकर इसीलिए क्योंकि गठबंधन के पास रक्षा करने के लिए कोई बड़ा बाहरी दुश्मन नहीं था। इस प्रकार जब ओल्ड अलायंस टूट गया और इसके राज्यों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठी करना शुरू किया तो ये लगभग एक सदी में पहली बार था कि इस क्षेत्र में वास्तविक युद्ध लड़ा जाएगा, और ये अल्ताजिया के हर बैटल मेज के चेहरे पर सीधे ठंडे पानी की बाल्टी जैसा होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा कि युद्ध में बड़े पैमाने पर हथियारों यानी फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्ताजिया में फायर आर्म्स सदियों से जाने जाते थे, लेकिन एल्डमर और दूसरे शक्तिशाली देशों के जनरलों और फैसला लेने वालों द्वारा उन्हें बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। उन्हें इस्तेमाल करने के शुरुआती प्रयासों ने दिखाया कि वो चलाने में भारी थे और इस्तेमाल करने वाले के लिए उतने ही खतरनाक थे जितने कि निशाने के लिए। आर्टिलरी मेजर्स किसी भी तोप की तुलना में बहुत ज्यादा गतिशील और प्रभावशाली थे, और हाथ में पकड़े जाने वाले फायर आर्म्स के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। फिर भी काफी लोगों की उनमें दिलचस्पी बनी रही, जिससे ये टेक्नोलॉजी कभी खत्म नहीं हुई और समय के साथ धीरे धीरे सुधरती गई। हालांकि समुद्री ताकतों द्वारा अपने जहाजों को तोपों से लैस करने के बाद और जब कुछ भाड़े के सैनिकों ने राइफलों को सफलता से उपयोग करना शुरू कर दिया, तब भी हाथ से पकड़े जाने वाले हथियारों को आखिरकार एक बेकार चीज के रूप में देखा गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो राइफल चलाने वाले कर सकते थे, और एक ठीक से प्रशिक्षित तीरंदाज उनसे बेहतर नहीं कर सकता था। और धनुष और तीर को राइफलों और उनके गोला बारूद की तुलना में जादू से बढ़ाना बहुत आसान था। राइफलों का रखे विकल्पों की तुलना में एक ही फायदा था कि उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने से पहले लगभग कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, और ओल्ड अलायंस के देशों को बिना ट्रेनिंग वाले सैनिकों की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक स्प्लिंटर वॉर्स शुरू नहीं हुए तब तक ऐसा ही था। ओल्ड अलायंस के खत्म होने के साथ हर देश अचानक आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करने लगा, और एक ठीक ठाक आर्मी तुरंत होना अब से 10 साल बाद एक अच्छी आर्मी होने से ज्यादा जरूरी था। छोटे देश जो जादू की ताकत यानी मैजिकल माइट के मामले में एल्डेमार जैसे देशों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने कॉम्बैट मैजिक के विकल्प के रूप में फायर आर्म्स में बहुत ज्यादा निवेश किया। एल्डेमार, जो उन कुछ देशों में से एक था जिनके पास पूरी तरह से काम करने वाली एक पुरानी यानी ट्रेडिशनल आर्मी थी, उसे इन आम लोगों के खिलौनों के साथ खेलने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। किसी को वाकई ये उम्मीद नहीं थी कि फायर आर्म्स उतने असरदार साबित होंगे जितने वे निकले। यहाँ तक कि जिन देशों ने उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, उन्हें भी उनसे बस यही उम्मीद थी कि वे पुरानी क्लासिकल आर्मीज की तरक्की को रोकेंगे और शायद उन्हें कहीं और आसान शिकार ढूंढने के लिए मजबूर करेंगे। इसके बजाय भारी संख्या वाली राइफलमैन आर्मीज ने पुरानी ट्रेडिशनल आर्मीज को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे जमे हुए ताकतवर देश पूरी तरह हैरान रह गए। इसके बजाय कि बड़ी ताकतें अपने आसपास की हर छोटी ताकत और सिटी स्टेट को निगल जाती और फिर आपस में लड़ती, जिस नतीजे की सबको उम्मीद थी, बड़ी ताकतें इसके बजाय खुद को कमजोर कर बैठीं और अक्सर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गईं यानी स्प्लिंटर हो गईं, क्योंकि उनके अंदरूनी दुश्मनों को उनकी कमजोरी का अंदाजा हो गया था। हालांकि देशों ने आखिरकार अपनी सेनाओं और लड़ाई के तरीकों यानी बैटल डॉक्ट्रिन्स को फायर आर्म्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाल लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था, और उसके बाद होने वाले हर स्प्लिंटर वॉर ने अल्ताजिया के राजनीतिक बंटवारे यानी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन को और भी बदतर बना दिया। ये खास तौर से इसलिए सच था क्योंकि स्प्लिंटर वॉर्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उन मेज हाउसेस को हुआ जो अल्ताजिया के देशों के पढ़े लिखे और राजनीतिक बड़े लोग थे। इसका कारण आसान था, मेज बैटल मैच होना बहुत सम्मान वाली बात थी, और कई हाउसेस ने सेना में अपनी भागीदारी का इस्तेमाल अपनी साख और पहचान बनाने के लिए किया, जिसे उन्होंने बाद में अपने राजनीतिक और व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया।
स्प्लिंटर वॉर्स के आने के साथ बैटल मेजेस की मांग और बढ़ गई, जिससे और भी बहुत से मेजेस शोहरत और पैसे की तलाश में अलग अलग आर्मीज में भर्ती हो गए। ये फैसला बहुत उल्टा पड़ा, क्योंकि मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। फायर आर्म्स की ताकत और कमियों से अनजान होने के कारण और अक्सर उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करने की वजह से कई मेज स्नाइपर्स, आर्टिलरी स्ट्राइक्स और भारी राइफल फायर का शिकार बन गए। कई नोबल हाउसेज होने वाले नुकसान की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए। हाउस नोवेडा उनमें से एक था। हाउस नोवेडा असल में एक मिलिट्री हाउस था, भले ही वे बहुत से दूसरे क्षेत्रों में भी सक्रिय थे। जैक के मुताबिक हाउस के बड़े लोग मानते थे कि मिलिट्री सर्विस से इंसान की पहचान बनती है और हर पुरुष सदस्य से उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी जवानी के कम से कम कुछ साल वहां काम करे। काफी सारी महिला सदस्य भी भर्ती हुई। एल्डमाल रॉयल फैमिली से बहुत करीब से जुड़े होने और अपनी सोच में बहुत पारंपरिक ट्रेडिशनलिस्ट होने की वजह से नोवेडा ने एल्डमार की लड़ाई की इच्छाओं का पूरे दिल से साथ दिया और लड़ाई के लिए तैयार हर सदस्य को युद्ध में झोंक दिया। इस सब का मतलब ये था कि जब एल्डमार ने अपने छोटे पड़ोसियों पर एक बहुत बड़ा कई तरफ से हमला करके स्प्लिंटर वॉर्स की शुरुआत की, तो नोवेडा के सदस्य उस हमले में सबसे आगे थे और उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। फिर भी हालांकि नोवेडा स्प्लिंटर वॉर के ठीक बाद काफी कमजोर हो गया था, लेकिन वे अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। कुछ और दशक मिलने पर हाउस शायद काफी हद तक संभल जाता और अपनी पुरानी साख और राजनीतिक प्रभाव को वापस पा लेता। दुख की बात यह है कि तभी वीपिंग आया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वीपिंग कहां से आया था। ये बस एक दिन सैनिकों के बीच फैलना शुरू हुआ, एक जानलेवा लाइलाज बीमारी जिसने इसे पकड़ने वाले हर किसी को मार डाला, बिना परवाह किए कि उसकी उम्र, सेहत या यहाँ तक कि जादू क्या था। एक बार जब किसी को ये हो जाता था तो उसकी मौत लगभग तय थी। वे पहले बुखार और बेहोशी में गिर जाते थे, फिर अंधे हो जाते थे और फिर उनकी आंखों से खून निकलने लगता था और आखिर में उनकी जान निकल जाती थी। आम हीलर्स बेकार थे, कोई जादू इसे ठीक नहीं कर सकता था और यहाँ तक कि चर्च और देवताओं के खोए हुए राज भी इसके फैलाव को रोकने में नाकाम रहे। आखिर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय बीमारी के खुद खत्म होने का इंतजार करने के, जो आखिरकार हुआ। जिस रहस्यमयी तरीके से वो आया था, उसी तरह वीपिंग पूरे महाद्वीप में तबाही मचाने के बाद गायब हो गया। वीपिंग से मरने वालों की सही संख्या पर अब भी बहस होती है, लेकिन ज्यादातर लिखने वाले इस बात पर सहमत हैं कि अल्ताजिया की लगभग 10 से 8% आबादी इस महामारी में मारी गई थी। कुछ समूहों ने ज्यादा सहा, जबकि अन्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे, जिसका कोई साफ कारण नहीं था। उदाहरण के लिए जोरियान का परिवार पूरी तरह अछूता रहा। उसके माता पिता और उसके सभी भाई बहन इस महामारी से पूरी तरह बच गए, जिससे वे सभी बहुत बहुत भाग्यशाली बन गए। इसके विपरीत जैक ने पूरी तरह अपने हर किसी को वीपिंग में खो दिया। स्प्लिंटर वॉर्स में बचे हुए कुछ नोवेडा सदस्यों को भी वो बीमारी हो गई और वे मर गए, जिससे पीछे हाउस का बस एक खाली ढांचा रह गया, जिसका एकमात्र जीवित सदस्य एक छोटा बच्चा था जो खुद का ख्याल रखने के लिए बहुत छोटा था। तो इस तरह ये पूरी दुखद कहानी खत्म होती है। जैक ने बात पूरी की। अगर और कुछ नहीं तो वीपिंग ने आखिरकार स्प्लिंटर वॉर्स को खत्म कर दिया। लेकिन बहुत हो गए ऐसे उदास करने वाले विषय, हम यहाँ पहुँच गए। वाकई वे पहुँच गए थे और जोरियान अपने उस शुरुआती नियंत्रण के लिए बहुत खुश था जो उसे अपनी एम्पैथी पर था। जैक का चुना हुआ मीटिंग हॉल एकेडमी की डांसिंग हॉल की तुलना में काफी छोटा था और माहौल बहुत ज्यादा अनौपचारिक और खुला हुआ था, जिससे भीड़ और घनी और शोरगुल हो गई थी। उसकी सामान्य स्थिति में ये किसी नर्क जैसा होता। जैसे ही वे दूसरे छात्रों के साथ मिलने जुलने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में सोच रहा था, उससे ये फैसला छीन लिया गया। टाइवेन भी मिलना जुलना चाहती थी, हालांकि उसके कारण निश्चित रूप से उसके मुकाबले ज्यादा सीधे साधे थे, और उसने फैसला किया कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जोरियान उसकी जान पहचान करवाए। ये तो काफी सुविधाजनक रहा। ठीक है, तुम यहाँ और किसे जानते हो? टाइवेन ने पूछा। वेल, वो लंबी हरे बाल वाली लड़की जो उन दो लड़कों के साथ गर्मागर्मी बहस कर रही है, वो कोपरेवा रीड है। रुको, क्या वो वही रीड है? क्या उन गैंगस्टर्स में से कोई तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? क्यों टाइवेन, क्या तुम ये कह रही हो कि हाउस रीड का जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना है? जोरियान ने एक छोटी मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें पता है, ये काफी गंभीर आरोप है। आखिरकार कभी कुछ साबित नहीं हुआ। जो भी हो, काम की बात यह है कि मैं उस गैंगस्टर प्रिंसेस के पास कहीं भी नहीं जा रही हूँ। कोई और है? जोरियान ने भीड़ को फिर से देखा। सच कहूं तो उसे हमेशा कोपरेवा बात करने के लिए काफी अच्छी इंसान लगी थी, कम से कम उन कुछ मौकों पर जब उन्होंने असल में बात की थी। वो थोड़ी मुंहपट थी और जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती थी तो उसे गाली देने की आदत थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो वाकई गैंगस्टर जैसा हो। लड़कियों के एक छोटे समूह ने जो उसकी ओर देख रही थी, अचानक उसका ध्यान खींचा। वहाँ उन 5 लड़कियों के समूह को देख रही हो? उसने टाइवेन से कहा। बेजेड, नियोलू, माया, कियाना
और एल्सी हैं। वे दिखने में बहुत हंसमुख लग रही हैं। टाइवेन ने एक कड़वे चेहरे के साथ कहा, छोड़ो, अब तो बहुत देर हो गई। जोरियान ने कहा, देखो वे कैसे देख रही हैं हमारी ओर। उन्होंने हमें पहले ही देख लिया है और इस बात पर बहस कर रही हैं कि हमारे पास आकर हमसे पूछताछ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। टाइवेन, मुसीबत को दावत मत दो। जोरियान ने उसे चेतावनी दी। ये मुसीबत को दावत देना नहीं है, ये अपने दुश्मन को जानना है। उन्होंने अभी अपने किसी क्लासमेट को एक ऐसी लड़की के साथ घूमते देखा है जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे पांचों बिना जांच पड़ताल के इसे जाने दें, जोरियान ने कहा। और तभी उन लड़कियों ने एक दूसरे को इशारा किया और उनकी तरफ आने लगी। देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था, वे पहले से ही इस तरफ आ रही हैं। टाइवेन ने धीरे से सिसकारी भरी, लेकिन जैसे ही लड़कियां पास आईं, उसने जल्दी से अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान सजा ली। जोरियान उसे पूरी तरह समझता था। वो आने वाली बातचीत के लिए बहुत उत्साहित नहीं था, लेकिन वो जानता था कि जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा था, ये होने ही वाला था, इसलिए वो इसके लिए तैयार था। और भले ही उसे नहीं लगता था कि उन 5 में से कोई तीसरा टाइम ट्रैवलर था, उसने खुद से वादा किया था कि वो कम से कम एक सरसरी जांच किए बिना किसी को नहीं छोड़ेगा। ये एक लंबी शाम होने वाली थी। अपनी भविष्यवाणी के मुताबिक जैसे ही जान पहचान हुई और असली डांस शुरू हुआ, तो टाइवेन को अपने लिए एक लंबा, सुंदर और बड़ा छात्र मिल गया और उसने उसे अपने दम पर किसी और को ढूंढने के लिए छोड़ दिया। जो भी हो, उसे वैसे भी डांस करना पसंद नहीं था। उसने तुरंत लोगों के ध्यान से बचने की अपनी कला का इस्तेमाल किया और डांसिंग करती भीड़ के किनारे की तरफ चला गया, किसी ऐसे कोने की तलाश में जहां उसे कोई परेशान न करे। उसने जल्दी ही ध्यान दिया कि उसके मन में ये विचार आने वाला वो अकेला नहीं था। टिनामी आओपे को भी पहले से ही ऐसा ही एक कोना मिल गया था और वो सच में काफी अजीब महसूस कर रही थी। उसे थोड़ा शक था कि ऐसा चेहरा होने के बाद वो सच में अकेला रहना चाहेगी। नमस्ते टिनामी, उसने कहा, जिससे बात किए जाने पर वो झटके से चौंक गई। आप जोरियान है ना? उसने हड़बड़ाकर कहा। मैं ही हूँ, जोरियान ने पक्का किया। क्या तुम डांस करना चाहोगी? ओह, लेकिन क्या तुम पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे? क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? टिनामी ने पूछा। जोरियान ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां टाइवेन अपने साथी के साथ डांस कर रही थी। वैसे टाइवेन सिर्फ एक दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं। वे असहज होकर हिल गई। जोरियान ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ठीक है फिर, उसने कहा, और जोरियान का हाथ हैरानी भरी मजबूती के साथ पकड़ लिया और चुपचाप उसके पीछे डांस फ्लोर पर चली गई। अगले 30 मिनट में जोरियान ने टिनामी से बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें उसे थोड़ी ही सफलता मिली और उसे शक था कि शायद इन्हीं खास हालातों की वजह से वो उसके सामने थोड़ा खुलने के लिए तैयार हुई थी। वो सच में एक बहुत शर्मीली लड़की थी और उसे थोड़ा शक था कि वो छुपकर तीसरा टाइम ट्रैवलर होने का नाटक कर रही थी। उसकी घबराहट काफी असली लग रही थी और निश्चित रूप से जैक जितना पुराना टाइम ट्रैवलर अब तक इन सब चीजों से बाहर निकल चुका होता। तो शौक के तौर पर तुम मकड़ियां पालती हो? जोरियान ने जिज्ञासा के साथ पूछा। टैरेंट्यूलास, उसने जोर देकर उसे ठीक किया। लेकिन मुझे हर तरह की मकड़ियां पसंद है। मुझे पता है कि ये अजीब है, लेकिन बकवास, जोरियन ने अच्छे अंदाज में कहा। एक शर्मीली कोमल दिखने वाली लड़की का इंसान के हाथ के बराबर बड़े बालों वाले मकड़ों को पालना भला अजीब कैसे हो सकता है? मकड़े सच में बहुत ही कमाल के जीव होते हैं। हालांकि मुझे खुद जंपिंग स्पाइडर ज्यादा पसंद है। सामने की वो 2 बड़ी आंखें किसी तरह उन्हें मेरे लिए इंसानों जैसा और जुड़ाव महसूस करने लायक बनाती हैं। टिनामी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर अपनी भौंटे से कोड़ी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उसने इल्जाम लगाया। नहीं, जोरियन ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच तो यह है कि जंपिंग स्पाइडर्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जहां मैं अक्सर जाता रहता हूं। ये कमाल की बात है कि आप कुदरती दुनिया को देखकर क्या क्या सीख सकते हैं। टिनामी ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और मकड़ों के बारे में बहुत ही गहरे और मुश्किल सवालों की झड़ी लगा दी। चूंकि जोरियन ने अरेनिया पर अपनी रिसर्च के हिस्से के तौर पर मकड़ियों की अलग अलग प्रजातियों की जांच पड़ताल करने में काफी समय बिताया था, इसलिए वो असल में उसके ज्यादातर सवालों के जवाब जानता था। फिर उसने पासा पलटने की कोशिश की और उससे मकड़ियों की बड़ी और ज्यादा राक्षसी जादुई किस्मों के बारे में पूछा, ये जुआ खेलते हुए कि उसकी दिलचस्पी शायद केवल छोटी और प्यारी किस्मों तक ही सीमित होगी। उसका जुआ गलत निकला। न केवल वो मकड़ीनुमा राक्षसों के बारे में उससे ज्यादा जानती थी, बल्कि वो उन राक्षसी प्रजातियों के बारे में भी बहुत कुछ जानती थी जो केवल मकड़ी जैसी दिखती थी, जैसे कि कई तरह के स्पाइडर डीमंस, और उन राक्षसों के बारे में जिनमें मकड़ियों जैसे गुण थे। उसने सोचा कि क्या होगा अगर वो उसे अरेनिया से मिलवा दे, और फैसला किया कि वो किसी एक रीस्टार्ट्स में ऐसा जरूर करेगा। अगर और कुछ नहीं तो ये मजेदार जरूर होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आज शाम की प्यारी पार्टनर के जाने के बाद तुम्हें नई लड़की ढूंढने में ज्यादा
ज्यादा देर नहीं लगी, जैक ने उसके पीछे से कहा, जिससे वो हैरानी में झटके से मुड़ा। जवाब में उसने उस लड़के को घूर कर देखा, ये सोचते हुए कि उसे उसके आने का एहसास क्यों नहीं हुआ। वो आमतौर पर हमेशा ओह सही, उसने शाम के लिए अपना दिमाग बंद कर दिया था ताकि भीड़ की मिलीजुली भावनाएं उस पर हावी ना हो सके। टिनामी के साथ बातचीत में खोए रहने के दौरान बिना किसी खास कोशिश के इसे बंद रख पाना उसकी बढ़ती हुई मानसिक क्षमताओं के लिए एक अच्छा संकेत था। तुम यहाँ क्यों हो जैक? जोरियन ने आह भरते हुए पूछा। मैं मेज़बान हूँ, जैक ने कहा, मेहमानों का हालचाल लेना और ये देखना कि उन्हें सर्विस या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हालांकि इस मामले में मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम आतिशबाजी देखना चाहते हो या नहीं। हाँ बिल्कुल, जोरियन आतिशबाजी ज़रूर देखना चाहता था और उसने तुरंत ऐसा कह दिया। इस तरह वो और टिनामी बागीचे में लोगों के एक बड़े समूह में शामिल हो गए जहाँ से उन्हें आसमान का बिना किसी रुकावट के नज़ारा मिल सकता था। हालांकि जोरियन ने आसमान के बजाय जैक पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगर मेट्रियार्क की योजना वैसी ही चली जैसी सोची गई थी तो जैक की प्रतिक्रिया दिलचस्प होना तय था। जोरियन हमलावरों के खिलाफ कदम उठाने से बचता रहा था और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो कोई बड़ा योगदान देने के लिए बहुत कमजोर था। सच तो ये था कि हमले को नाकाम करने की कोशिश करने से इसका नेतृत्व करने वाले तीसरे टाइम ट्रैवलर का ध्यान उस पर जाना तय था और जोरियन अपनी मौजूदगी का प्रचार नहीं करना चाहता था। इसलिए इसके बजाय उसने खुद को हमलावरों के बारे में जानकारी जमा करने तक और तब तक इंतजार करने तक सीमित रखा जब तक कि वो दुश्मनों का सामना करने लायक मजबूत ना हो जाए। हालांकि अरेनिया का ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। हमलावर सेना ने हमले से पहले का ज्यादातर महीना अरेनिया को एक संगठित ताकत के रूप में खत्म करने में बिताया था और मेट्रियार्क का किसी धोखे की खातिर मजबूत जानकारी को दबाए रखने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए 3 दिन पहले वो और मेट्रियार्क कार्यवाही की योजना पर चर्चा करने के लिए बैठे। जोरियन ने पिछले कुछ रीस्टार्ट्स के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों से हमले की तरक्की को देखा था और उसे यकीन था कि हमले को रोकने का सबसे अच्छा और आसान तरीका उस शुरुआती तोपखाने की गोलाबारी को रोकना था जो असली हमले से पहले होती है। ये खास तौर पर इसलिए सच था कि वो ठीक जानते थे कि वो कहां से गोले दाग रहे हैं। आसमान में धीरे धीरे चलते हुए चमकते गोले का पीछा करते हुए उनके दागने की जगह का अंदाजा लगाना ट्रायंगुलेटिंग बहुत ही आसान था। बदकिस्मती से वो कभी भी उन ठिकानों में से किसी के करीब नहीं पहुंच सका कि देख सके कि वहां किस तरह की सुरक्षा है, क्योंकि जब भी उसने ये कोशिश की वो दोनों बार मारा गया। मेट्रियार्क इस बात से सहमत थी कि उन ठिकानों पर हमला होने से पहले धावा बोलना हमलावरों को कड़ा झटका देने का सबसे अच्छा तरीका होगा और योजना शुरू कर दी गई। आतिशबाजी शुरू हुई और उनके साथ एक भी आर्टिलरी स्पेल नहीं आया। जैक के चेहरे पर बढ़ती हुई उलझन का वो नजारा बेकीमत था। क्या हुआ जैक? जोरियन ने मासूमियत से पूछा। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुमने पहले कभी आतिशबाजी न देखी हो। नहीं, मेरा मतलब है मैंने देखी है, बस छोड़ो, जैक ने आह भरते हुए कहा। जोरियन ने कंधे उचकाए और टिनामी की ओर मुड़ा, अपना हाथ बढ़ाते हुए। एक और डांस के लिए वापस अंदर चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, वो जोश से मान गई। चलो। धीरे धीरे लोग आसमान में फटती रोशनी को देख देख कर थक गए और वापस अंदर जाने लगे और पीछे भौटे से कोड़े हुए जैक को अकेला आसमान घूरते रहने छोड़ गया। जोरियन का अच्छा मूड ज्यादा देर नहीं रहा। हालांकि हमलावर अपनी शुरुआती गोलाबारी न हो जाने की वजह से मुश्किल में थे, लेकिन हमला रद्द नहीं किया गया था और ऐसा लगा जैसे उन्होंने जैक के मैंशन को अपना मुख्य निशाना बना दिया हो। शायद इसलिए कि जैक वहीं था और वे खास तौर पर उसे निशाना बना रहे थे। शायद अगर छात्रों ने शहर पर आर्टिलरी स्पेल्स को गिरते हुए देखा होता तो जैक उसका इस्तेमाल कमान संभालने और किसी तरह की सही रक्षा व्यवस्था बनाने में कर पाता, लेकिन यहाँ तो हमले ने उन सबको पूरी तरह से बेखबर पकड़ लिया। यहाँ तक कि जैक भी अपने तमाम ताकतवर जादू के बावजूद मैंशन में घुसने वाले हमलावरों के सैलाब को नहीं रोक सका, जिसके बाद छात्रों के कई समूह जैक वाले मुख्य समूह से कटकर अलग हो गए। जोरियन उन्हीं में से एक था। वो टिनामी, ताइविन, ब्रायन और 4 अन्य छात्रों जिन्हें वो नहीं जानता था मैंशन के उन चंद कमरों में से एक में खुद को बंद कर लिया था जिन्हें छुआ ही गया था और वे हमलावर सेना को दूर रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे 4 अनजान लड़के लगभग पूरी तरह से बेकार थे, लेकिन बाकी तीनों बहुत ही कीमती साबित हुए। ब्रायन ने जैसे ही महसूस किया कि उन पर हमला हुआ है, अपने भरोसेमंद फायर ड्रैगन को बुला लिया। ताइवन को एक बहुत ही विनाशकारी फायर वॉर्टेक्स बनाना आता था जिसने हमलावरों को पूरे 10 मिनट तक आगे बढ़ने से रोका रखा। और टिनामी, खैर, वो साफ तौर पर लड़ाई के लिए नई नहीं थी और लड़ाई की स्थिति में उसका बर्ताव सामान्य मेल मिलाप से बिल्कुल अलग था। उसे कोई फायर स्पेयर्स नहीं आते थे, लेकिन उसे किसी तरह की बैंगनी किरणें छोड़ना आता था, जिसने सबसे बड़े वॉर ट्रोल्स को जमीन पर चिल्लाते हुए गिरने पर मजबूर कर दिया। किरणों ने कोई साफ नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उसने मान लिया कि वो महज दर्द देने वाले स्पेल्स थे, लेकिन ये अपने आप में काफी काम का था। टिनामी इन किरणों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि उसका ध्यान दुश्मन की भीड़ जमा करने, उनके हमलों को तोड़ने और दुश्मन के जादूगरों के काम में रुकावट डालने पर था। जोरियन, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी खत्म करोगे, क्योंकि
ये जगह तेजी से हाथ से निकलती जा रही है, ताइवन चिल्लाई। जोरियन ने उसे नजरअंदाज किया और अपने पीछे के गलियारे की दीवारों पर सावधानी से एक्सप्लोजिव रून्स का आखिरी सेट बनाने लगा। आप इस तरह के काम में जल्दबाजी नहीं करते जब तक कि आप दुश्मनों के पहुंचने से पहले ही खुद को न उड़ा लें। 1 मिनट बाद उसने काम पूरा किया और खड़ा हुआ। काफी देर तक उकड़ू बैठे रहने की वजह से उसके घुटने दर्द से चटक रहे थे। हो गया, वो चिल्लाया, सब लोग गलियारे से पीछे हट जाओ। जिस तरह ब्रायन, टाइवन और टिनामी ने एक्सप्लोजिव रून्स बनाते समय उसका कवर दिया था, अब वो मैंशन की गहराई में भागते समय उन्हें कवर देने पर ध्यान दे रहा था। तकनीकी रूप से उन अनजान लड़कों में से एक इस काम में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वो इसमें बहुत अच्छा नहीं था। उसका एकमात्र आक्रामक जादू मैजिक मिसाइल था और वो उन्हें उन पर चढ़ाई कर रहे वॉर ट्रोल्स पर छोड़ रहा था जो ऐसे वारों को आसानी से झेल कर आगे बढ़ सकते थे। उनके पीछे खड़े चोगा पहने जादूगरों के बजाय जो कहीं ज्यादा कमजोर थे और जिन्हें जादू करने पर ध्यान लगाना था। जोरियन ने ये जानते हुए कि उसके पास पूरी दुश्मन फौज का सामना करने के लिए मैना रिजर्व्स नहीं है, सबसे पहले जादूगरों को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसलिए उसने मैंशन में चुपके से लाई गई अपनी स्पेल रॉड उठाई और उनकी तरफ एक कमजोर डिसइंटीग्रेशन बीम छोड़ी। उसने खुद जादूगरों पर निशाना नहीं साधा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बल्कि उनके सामने के फर्श पर निशाना साधा, जिसकी रक्षा करने के लिए कोई स्पेल रेजिस्टेंस नहीं था। उस बीम ने फर्श पर एक ऊबड़ खाबड़ रेखा बना दी, जिससे हवा में धूल के गुबार और जलन पैदा करने वाले बादल उठ गए। इससे कम से कम उनका निशाना तो बिगड़ ही जाएगा। फिर उसने अपना ध्यान तेजी से करीब आते वॉर ट्रोल्स पर लगाया। उसके पास वॉर ट्रोल के हमले को रोकने के बहुत कम तरीके थे और उनमें से कोई भी तुरंत नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसने अपने मैना रिजर्व्स का एक अच्छा खासा हिस्सा दाव पर लगाने का फैसला किया और उन पर एक बहुत ही शक्तिशाली फ्लेम थ्रोअर से हमला किया। इसने उन्हें मारा नहीं। जोरियन का फ्लेम थ्रोअर इतना मजबूत नहीं था और ये खास वॉर ट्रोल्स काफी सख्त जान लग रहे थे, जिन्हें ताइवन के उस आग वाले भंवर के बाद उनसे निपटने के लिए लाया गया था। लेकिन इसने उनकी चढ़ाई को तोड़ दिया और जोरियन ने उस पल की राहत का इस्तेमाल अपनी स्पेल रॉड से धूल का एक और गुबार खड़ा करने के लिए किया और बाकी छात्रों के पीछे गलियारे में भाग गया। वो दूसरा लड़का अपनी जगह छोड़कर बहुत पहले ही भाग चुका था। वो बेकार डरपोक, तो वो सच में उम्मीद कर रहा था कि उनकी उलझन इतनी देर तक चले कि वो कुछ दूरी बना सके। वो इतना तेज नहीं था कि किसी वॉर ट्रोल से आगे निकल सके। उसके चारों ओर एक तेज चीख गूंजी और उसे अचानक सुनाई दिया कि एक वॉर ट्रोल तेजी से उसके करीब आ रहा है। लानत है, उसे मरने से नफरत थी। अचानक उसके सिर के बगल से एक खतरनाक बैंगनी किरण, पर्पल बीम हवा को चीरते हुए निकली, जिसने उसके पीछे वाले वॉर ट्रोल को टक्कर मारी। वो राक्षस फिर से चिल्लाया, इस बार दर्द में, और फर्श पर गिर गया। जोरियन ने अपनी स्पेल रॉड से फर्श पर एक और लकीर खींची, जिससे गलियारा और अधिक धूल से भर गया और फिर वो अपने नए सुरक्षित ठिकाने के अंदर था। शुक्रिया, उसने भारी सांसें लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, टिनामी ने अपना चांदी का एम्यूलेट घुमाते हुए कहा, जिसे उसने पहना हुआ था, और गलियारे को ढकने वाले धूल के बादल को देख रही थी कि कहीं कोई हलचल तो नहीं हो रही। ऐसा लग रहा था कि वो एम्यूलेट ही वो स्पेल फॉर्मूला था जिसे वो बैंगनी किरणें छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वे आ रहे हैं, ब्रियम ने कहा। प्लान याद रखना, ताइवन ने कहा। एक्सप्लोजिव रून्स को सक्रिय करने से पहले उन्हें गलियारे में पूरी तरह आगे बढ़ने दो। क्या होगा अगर उन्होंने जाल को देख लिया? अनजान लड़कियों में से एक ने पूछा। ताइवन ने कहा, फिर कम से कम वे इतनी तेजी से आगे बढ़ने में हिचकिचाएंगे। उन्होंने दरवाजा बंद करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा करने से बस उन्हें लकड़ी के टुकड़ों और छर्रों का सामना करना पड़ता जब मेजेस जबरदस्ती दरवाजा तोड़ते। ये सबक सीखने से पहले उन्होंने 2 छात्रों को खो दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, वॉर ट्रोल के हमले से पहले कंकासिव बीम्स और बैटरिंग रैम्स की बौछार हुई। ब्रियम और ताइवन द्वारा काफी कमजोर बचाव के साथ शुरुआती हमले को रोकने के बाद मेजेस गलियारे में मदद के लिए आगे बढ़े, ये महसूस करते हुए कि जीत करीब थी। तभी जोरियन ने पास के एक्सप्लोजिव रून्स के समूह की ओर एक मैना पल्स छोड़ा और पूरा गलियारा एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ ढह गया। धूल और कंकड़ का एक बहुत बड़ा गुबार उस छोटे से कमरे में घुस आया जिसमें वे अभी थे, लेकिन ताइवन तैयार थी और उसने तुरंत साफ हवा का एक बड़ा सा बुलबुला बनाया ताकि वे घुटकर न मर जाएं। खैर, वो उन सबको कमरे में फैली धूल से बचाने में बहुत धीमी रही थी। इससे हमले कुछ देर के लिए रुक जाने चाहिए। फिर भी हमारे पास एक समस्या है, ये कमरा आगे से बंद है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ये गलियारा और खिड़की है। बाहर दुश्मनों की भीड़ है, जोरियन ने कहा, लेकिन हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है ना? हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम नीचे कैसे उतरेंगे? अनजान लड़कियों में से एक ने पूछा। हम दूसरी मंजिल पर है, हम खिड़की से बाहर कूद नहीं सकते। ठीक है, आप में से कितने लोग फ्लोटिंग डिस्क स्पेल करना जानते हैं? ताइवन ने अपना हाथ उठाते हुए पूछा। जोरियन अकेला था जिसने अपना हाथ उठाया। उफ, ठीक है, लगता है इसी से काम चलाना होगा। ठीक है जोरियन, मैं पहले जाऊंगी और इन 4 बेकार लोगों को नीचे ले जाऊंगी और तुम उन दोनों के साथ मेरे पीछे आना। हे,
बेकार लोगों में से एक ने शिकायत की। सॉरी, लेकिन जो है सो है। चलो, इससे पहले कि धमाके की आवाज सुनकर और भी ज्यादा दुश्मन यहाँ जमा हो जाए। और इसलिए जोरियन ने खिड़की के बाहर एक बड़ी सी फोर्स की फ्लोटिंग डिस्क बनाई और उस पर कूद गया। उसके पीछे पीछे ब्रियम और टिनामी भी कूद पड़े। शुरू में ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो जाएगा। नीचे उनका इंतजार करने वाला कोई दुश्मन नहीं था। ताइवन सुरक्षित नीचे पहुंच चुकी थी और उसकी डिस्क उस पर खड़े लोगों के वजन से गिरने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। तभी अचानक कोने से आयरन बीक्स का एक झुंड दिखाई दिया और जोरियन ने गुस्से में गाली दी। आयरन बीक्स के झुंड से निपटने के लिए वो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था और ब्रियम और टिनामी भी बहुत बेहतर नहीं थे। उनकी संख्या लगभग 50 थी, इसलिए भले ही वो आसमान से एक दो को गिरा देता तो भी उसका कोई मतलब नहीं होता। टिनामी शायद अपनी वो दर्द देने वाली किरण को किसी निशाने पर ठीक से नहीं लगा सकती थी और आयरन बीक्स बहुत ही फुर्तीले उड़ने वाले थे। जहां तक ब्रियम की बात थी, उसके आक्रमण के विकल्प केवल उसके फायर ड्रेक तक ही सीमित थे और झुंड के पास इतना करीब आने का कोई कारण नहीं था कि वे उसकी आग की सांस की चपेट में आ जाएं, जबकि वे दूर से ही उन पर अपने लोहे के पंखों की बरसात कर सकते थे। फिर भी उसने एक होमिंग पियर्सर चलाया और अपनी आंख के कोने से देखा कि ताइवन ने 7 होमिंग मैजिक मिसाइल्स का एक छोटा झुंड छोड़ा था। 8 आयरन बीक्स गिरे, लेकिन ये बहुत ही कम था। और फिर आयरन बीक्स की बारी थी। उनके सामने की हवा धुंधली हो गई और उनकी ओर चमकते पंखों का एक बादल छोड़ दिया गया। कई सौ जादुई लोहे के पंखों को सहना या काफी खतरनाक गिरावट से बचने के बीच चुनाव था और जोरियन जानता था कि वो किस पर दाव लगाना चाहता था। उसने तुरंत फ्लोटिंग डिस्क को गायब कर दिया और वे तीनों तुरंत जमीन की ओर गिरने लगे। ये शायद इस विशेष रीस्टार्ट का अंत होता। अपनी किस्मत को देखते हुए उसे लगा कि जमीन से टकराने पर उसकी गर्दन टूट जाएगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो उन जानलेवा पंखों से बचने में कामयाब हो गया था। जब वो हवा में नीचे गिर रहा था, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ब्रियम के फायर ड्रेक से मिली और वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वो उसे घूर रहा था। ये कहना मुश्किल था कि वो चीज कब गुस्से में थी, क्योंकि वो जोरियन को हमेशा ही काफी नाराज लगती थी। अचानक जमीन से टकराने से ठीक पहले उनका गिरना रुक गया और वे पंख की तरह धीरे से जमीन पर उतर गए। जोरियन से जिससे पूछता वो क्या हुआ, उसके पीछे कहीं से धधकती मिसाइलों का एक बहुत बड़ा झुंड निकला, जिसने पूरे आयरन बीक्स झुंड को खत्म कर दिया। तुम्हें पता है जोरियन, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तुम खुद को इस तरह की स्थितियों में कैसे फंसा लेते हो? तुम लगभग मेरे जितने ही बुरे हो। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जोरियन बड़बड़ाया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और ब्रियम और टिनामी को भी उठने में मदद की। हैरानी की बात ये थी कि वे उसके किए पर उससे नाराज नहीं लग रहे थे। उस अनुभव से हिले हुए जरूर थे, लेकिन नाराज नहीं। शायद उन्हें नहीं पता था कि उसने जानबूझकर डिस्क को गायब किया था। खैर, मुझे बचे हुए लोगों के एक और समूह को देखकर खुशी हुई है, लेकिन हमें अब चलना चाहिए। इस तरह खुले में रहना सुरक्षित नहीं है। आओ, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ हम काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। जोरियन ने अपने चारों ओर देखा। आश्चर्यजनक रूप से कई छात्र हमले में बच गए थे और ईमानदारी से जैक के पीछे चल रहे थे। वास्तव में वे शायद इसलिए बचे थे क्योंकि वे जैक के पीछे चल रहे थे। किसी भी मामले में जोरियन और उसके समूह ने फैसला किया कि समूह में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी उनके पास कोई बेहतर विचार नहीं था। आक्रमणकारियों के भारी संख्या में वापस आने से पहले वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। जोरियन ने जैक को बदकिस्मती के बारे में कुछ गाली देते हुए सुना और उसका मजाक उड़ाया। ये कोई बदकिस्मती नहीं थी। आक्रमणकारी साफ तौर पर उसकी हरकतों पर नजर रख रहे थे और सीधे उसे निशाना बना रहे थे। क्या जैक ने ये सुनिश्चित करने के लिए कोई सावधानी बरती थी कि उसे ढूंढने के लिए कुछ आसान डिविनेशन से ज्यादा की जरूरत होगी? जैक को देखते हुए शायद नहीं, लेकिन जोरियन के पास चिंता करने के लिए और भी चीजें थीं, क्योंकि जब जैक आयरन बीक्स के एक और झुंड के साथ व्यस्त था तो जमीन से एक विशाल भूरा कीड़ा निकला और छात्रों की भीड़ में तबाही मचाने लगा। जोरियन ने अब तक अलग अलग रीस्टार्ट्स में उन चीजों का केवल 4 बार सामना किया था और वो उनसे पहले ही नफरत करने लगा था। वे मिट्टी में लगभग वैसे ही चल सकते थे जैसे वो पानी हो और उनकी खाल भौतिक शक्ति के लिए पूरी तरह से अभेद्य थी। वे आग के प्रति भी विशेष रूप से कमजोर नहीं थे। जोरियन बेबसी से देखता रहा जब उस कीड़े ने अकेले ही छात्रों की संरचनाओं को तोड़ दिया, उन्हें डर से इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया ताकि भीड़ को घेरे हुए विंटर वुल्व्स एक एक करके उन्हें पकड़ सकें। टिनामी शायद चुपचाप देखना नहीं चाहती थी। उसने कीड़े पर अपनी एक बैंगनी किरण छोड़ी और आखिरकार कुछ नतीजे मिले। यानी उसने कीड़े को दर्द से चिल्लाने पर मजबूर किया और कीड़े ने तुरंत अपना दांतेदार मुंह उसकी दिशा में घुमाया। उसका सारा ध्यान अब पूरी तरह उस पर था। ओहो! बदले की दहाड़ के साथ कीड़ा वापस जमीन में घुस गया। जोरियन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और लड़ाई की आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की। अपने माइंड सेंस पर केंद्रित हुआ, उसकी हरकतों पर नजर रखने की कोशिश की। ये बहुत कठिन नहीं था। भले ही कीड़ा साइकिक नहीं था, लेकिन वो अकेला ऐसा दिमाग था जो जमीन के नीचे था, इसलिए उसे बाकी सबसे अलग पहचानना आसान था।
उसने अपना दिमाग खोला, कीड़े के दिमाग पर नजर रखी जब वो जमीन के नीचे तैर रहा था। टिनामी अपनी जगह पर जमी हुई लग रही थी। वो जानती थी कि वो समूह से बहुत दूर नहीं जा सकती, वरना उसे भी उन छात्रों की तरह पकड़ लिया जाता जिन्होंने वो गलती की थी, और इसलिए वो वास्तव में कीड़े से बच नहीं सकती थी। कीड़े के सतह पर आने से ठीक पहले जोरियन ने टिनामी को एक तरफ झटका दिया और ठीक 1 सेकंड पहले जहां वो थी वहां एक एक्सप्लोजिव क्यूब गिरा दिया। कीड़ा उसी जगह से बाहर निकला और ठीक एक पल बाद उसका दांतेदार मुंह मिट्टी के ढेर पर बंद हो गया और साथ ही एक्सप्लोजिव क्यूब पर भी। जैसे ही उसने अपना सिर उनकी दिशा में घुमाया, जोरियन ने क्यूब को सक्रिय कर दिया और कीड़ा कांपने और पागलों की तरह चीखने और छटपटाने लगा और फिर अपनी पिसी हुई आंतड़ियों की उल्टी करने लगा। छटपटाते समय टिनामी उसकी पूंछ की चपेट में आ गई और युद्ध के मैदान के बाहरी हिस्से में जा गिरी, जहां वो बिना हिले डुले पड़ी रही। जोरियन जल्दी से उसके पास गया और ये देखकर राहत मिली कि वो अभी भी सांस ले रही थी और उसे कोई स्पष्ट घाव नहीं था। उसने अपना ध्यान वापस कीड़े की ओर मोड़ा, उम्मीद करते हुए कि जब वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था तब वो आखिरकार मर गया होगा। कीड़ा हवा में ऐसे झूम रहा था जैसे नशे में हो, और एक प्यारे पल के लिए जोरियन को लगा कि वो जीत गया है। लेकिन फिर कीड़े ने अपना दांतेदार मुंह सीधे उसकी ओर मोड़ा और उसे चुनौती दी। इस बार उसने जमीन में गोता लगाने की जहमत नहीं उठाई और इतनी तेजी से अपनी लंबाई बढ़ाई जितनी तेजी से उस आकार के प्राणी को नहीं करना चाहिए था। वो मरा नहीं। कीड़ा उसके चेहरे से बस एक बाल की दूरी पर रुक गया, कुछ अदृश्य बंधनों के खिलाफ जोर लगा रहा था, और फिर अचानक एक तरफ मुड़ गया और उस विंटर वुल्फ को काट लिया जो उस पर तब आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था जब उसका ध्यान भटका हुआ था। मैंने देखा कि मैं ठीक समय पर पहुंची। मैट्रियार्क की आवाज उसके दिमाग में गूंजी और फिर वो शारीरिक रूप से सामने आई, पास के एक पेड़ की छाया से बाहर निकलते हुए, जैसे कि ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। शुक्रिया, उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्यों हैं। मैंने तय किया कि तेजी से ये ध्यान रखना जरूरी था कि यादों का पैकेट उन जानकारियों से अपडेटेड रहे जो हमें आज पता चली है। जोरियन ने आह भरी और चारों ओर देखा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ने में इतना व्यस्त था कि उन पर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहा था, और वैसे भी रात के अंधेरे में अरानिया को देख पाना आसान नहीं था। इसे जल्दी करो, जोरियन ने कहा, और मैट्रियार्क तुरंत काम पर लग गई। जो कुछ भी उनके करीब आने की कोशिश करता, उससे वो विशाल कीड़ा निपट लेता जो अभी भी मैट्रियार्क के नियंत्रण में लग रहा था। और फिर 5 मिनट बाद वो फिर से चली गई, और जोरियन ने टिनामी को उठाया और फिर से जैक से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुश्किल से 5 कदम ही चला था कि एक टेढ़ी मेढ़ी लाल किरण उसकी आंखों के सामने छा गई और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई।